तो मेरा नाम है मधुर अग्रवाल और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी सीए इंटर लेवल का रिवीजन। ये रिवीजन सेशंस बहुत बहुत आपके लिए फेवरेबल होने वाले हैं। जो भी मई 22 एंड ऑनवर्ड्स इस एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे सीए इंटर में, आपको टैक्सेशन पेपर नंबर 4 मिलता है और उसमें दो पार्ट होते हैं, एक में इनकम टैक्स आता है, एक में जीएसटी आता है। मैं सीधे सीधे काम की बात कहूंगा और दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि मैं बस आपको रिवीजन टू रिवीजन ही काम करवाऊं, मतलब इतना रिवीजन करवा दूं कि आपको एग्जाम में याद आने लगे कि हाँ इस पॉइंट पे सर ने ये बताया था। तो इतना तो रिवीजन करवा दूं और डेफिनेटली मैं समझाऊंगा भी। ये ब्लेंडेड बैच की तरह होगा, समझाना और रिवीजन दोनों चलेगा। इसमें रिवीजन प्राइमरली चलेगा और इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बहुत अच्छे स्कोर मार्क्स अटेम्प्ट करें अपने जीएसटी पेपर में। आपका प्राइमरी जीएसटी 40 मार्क्स आता है, इनकम टैक्स 60 मार्क्स का आता है। अगर आपने 40 मार्क्स का अच्छा अटेम्प्ट कर लिया पहले, तो देयरफॉर आपको 60 का दिक्कत नहीं होगा। आपने इसमें से 35 प्लस स्कोर करना है, एटलीस्ट 40 भी करना है सबको। अगर आप कर सकते हैं तो ही इस जर्नी को कंटिन्यू करना। अगर आपके मन में नहीं है कि मुझे 40 अटेम्प्ट नहीं करने 40 आउट ऑफ 40, या आपको मजाक भी लग रहा है कि ये सर क्या बोल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं एंड कर देना। तो मेरा डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जीएसटी में 35 प्लस मतलब 40 मार्क्स के एटलीस्ट में ले जाऊं। तो सर कैसा पैटर्न होता है हमारा? 60 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स एंड 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव जीएसटी, और उसमें से भी डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू में बटा हुआ होता है पेपर। तो मैंने बताया आपको, आपका टैक्सेशन पेपर नंबर 4 होगा। इसमें इनकम टैक्स होगा आपका 60 मार्क्स का एंड जीएसटी होगा आपका 40 मार्क्स का। हम जो रिवाइज करने वाले हैं ना बेटा, तो हम रिवाइज ऐसा करेंगे कि आपको लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन में मेरी लास्ट की 5-5, 10-10 मिनट की क्लिप्स देख लोगे ना, जो मैं लास्ट में फास्ट ट्रैक रिवीजन लूंगा, तो आपका कवर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं समझाऊंगा भी और रिवाइज भी करवाऊंगा। रिवाइज में शुरू में भी करा सकता हूँ, बाद में भी, लास्ट में भी करा सकता हूँ। तो टैक्सेशन पेपर नंबर 4 आपका इनकम टैक्स 60 मार्क्स एंड जीएसटी 40 मार्क्स का आएगा। सही है सर? ओके सर। डिस्क्रिप्टिव टोटल इनकम टैक्स एंड जीएसटी 70 एंड एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स का आने वाला है इसमें। ओके, बस इसमें तो यही समझाना था कि हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। बाकी आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। ठीक है सर? ओके सर, अब थोड़ा सा बताना स्टार्ट कर दीजिए। सर टैक्सेशन पेपर नंबर 4 टैक्स की बात करता है, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, ये जो जितने भी क्लासेस आगे भी कंटिन्यू होंगी, इसमें हमारा आईसीआई स्टडी मटेरियल को या तो मैंने तोड़ रखा होगा या मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल में ही पढ़ाया होगा सब कुछ। और प्लस मैं टेस्ट ऑफ नॉलेज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा आपके साथ यहीं पे। आपको इतना अच्छा रिवाइज मैं करवा दूंगा कि टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे, मतलब एकदम निकलते चले जाएंगे टेस्ट ऑफ नॉलेज के ऑल क्वेश्चन, जितना भी हमारा एंटायर जीएसटी है। ये मैं मई 22 एंड ऑनवर्ड्स, मई 22 के लिए स्पेसिफिकली जीएसटी पे ही रेस्ट्रिक्ट करूंगा। इनकम टैक्स में क्लास नहीं देने वाला, बस जीएसटी ही मेरा मोटिव है। क्योंकि अगर बच्चा, क्योंकि टैक्सेशन पेपर का एक वो रहता है दर की एटलीस्ट 40 आ जाए, और मैं अश्योर हो गया कि 35 प्लस मेरे जीएसटी आ जाएंगे, तो क्या आपके 25 इनकम टैक्स से नहीं आएंगे 60 में से? और अगर 25 यहाँ से आ गए, 35 यहाँ से आ गए, तो आपको एग्जामिशन लाने से कौन रोक सकता है? तो देयरफॉर अगर आप मेरे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो आप 35 प्लस का माइंडसेट लेके ही कंटिन्यू करें, अदरवाइज इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है? अच्छा सर, टैक्स क्या होता है? टैक्स कितने टाइप का होता है? तो सर टैक्स की डेफिनेशन जो आपके आईसीआई ने दे रखी है, ये आपके आईसीआई ने डेफिनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। तो टैक्स क्या है? तो एज पर द इंस्टीट्यूट के हिसाब से टैक्स का मतलब है, टैक्स इज अ पेक्यूनियरी बर्डन। सर पेक्यूनियरी क्या होता है? पेक्यूनियरी मतलब फाइनेंशियल बर्डन। तो फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स, ऑन कंपनीज, ऑन फर्म्स, जितने भी आप इनकम टैक्स में पर्सन पढ़ते हैं वो। तो टैक्सेशन क्या है? एक पेक्यूनियरी मतलब फाइनेंशियल बर्डन है किस पे? इंडिविजुअल पे। ठीक, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट। सेकंड टाइप, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट। सर वॉलंटरी पेमेंट नहीं है? हाँ, आपको जितना भी टैक्स अपनी इनकम पे देना है इनकम टैक्स में, या आपको जितना भी टैक्स अपनी सेल्स पे देना है या सर्विसेज पे देना है इन जीएसटी, इतना तो आप समझते होंगे, वो आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन और ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी प्रोविजन। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आता है। तो जब आप प्रोविजन की बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप वॉलंटरी तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप एज पर इनकम टैक्स और एज पर जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ सर,
तो देयरफॉर टैक्स का जो डेफिनेशन आईसीआई ने डाला और होना भी चाहिए, तो टैक्स की फर्स्ट की है, टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन या पेक्यूनियरी बर्डन, किस पे, इंडिविजुअल पे, ठीक, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं है। थर्ड, इट इज एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सर एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, जैसे किसी व्यक्ति ने टैक्स की चोरी कर ली, तो टैक्स की उसने चोरी करी है, तो टैक्स अथॉरिटीज, चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटीज या जीएसटी अथॉरिटीज, उस पर्सन से टैक्स एनफोर्सली कंट्रीब्यूट निकाल लेंगे, एनफोर्सली उससे टैक्स का पैसा ले लेंगे। तो टैक्स क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल बर्डन या पेक्यूनियरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, इट इज एनफोर्स कंट्रीब्यूशन। बोलो मेरे साथ, जल्दी जल्दी तेज तेज बोलो। टैक्स क्या है, टैक्स हमारा सर तीन, टैक्स क्या है, टैक्स की तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, टैक्स इज अ फाइनेंशियल, क्या, पेक्यूनियरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट एंड इट इज एनफोर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, याद हो गई। उल्टे से चलता है, किसी चीज को अगर आपको बहुत अच्छी तरह याद करना है तो सीधे से उल्टा चलो, उल्टे से सीधा चलो। तो सीधे से उल्टा चलो, स्टेप वन, इट इज नॉट, इट इज अ पेक्यूनियरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट एंड इट इज एनफोर्स कंट्रीब्यूशन। तो एनफोर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट एंड, बोलो, यस, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल। ठीक है सर, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल बर्डन है, मैं अपने हिसाब से भी नहीं दे सकता, प्रोविजन के हिसाब से देना, और एनफोर्स कंट्रीब्यूशन मतलब गवर्नमेंट भी ले लेगी। ये डेफिनेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट आईसीआई की स्टडी मटेरियल को मैंने तोड़ कर रखा है, तो हर चीज उसमें से जितनी भी आएगी मैं उसको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ओके सर, ये टाइम लिमिट क्या लिखी है अपने, टाइम लिमिट फॉर टैक्स रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाँ, तो समझते हैं इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पे क्या क्या टैक्सेस लगे, ठीक, उसने हमारी वेल्थ को कैसे कैसे हिलाया। तो इंडिपेंडेंस हुआ हमारा 1947, 15 अगस्त 1947। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने पावर दिया कि सेल्स पे टैक्स कौन लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आपको कुछ मेनली आर्टिकल्स याद रखने फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, जो मैं लास्ट में बता दूंगा, लास्ट में ही है बल्कि वो। तो ये समझाने के लिए जो आर्टिकल बोल रहा हूं, आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल नंबर 6। तो आर्टिकल 246 को अगर हम रेड करते हैं शेड्यूल नंबर 6, तो वो कहता है, उसमें तीन लिस्ट होती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 टैक्सेस की। तो लिस्ट 1 में जो लॉज गवर्न होते हैं वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। लिस्ट 2 में जो टैक्सेस या लॉज गवर्न होते हैं उसे कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। लिस्ट 3 में जो टैक्सेस या लॉज गवर्न होते हैं उसे कौन बनाता है, सेंटर और स्टेट मिलकर बनाते हैं। तो अगर सेल्स पे टैक्स लगाने की परमिशन स्टेट को दी है, तो लिस्ट 1 में देंगे, 2 में देंगे, 3 में, 2 में देंगे ऑब्वियसली, जब स्टेट की पावर है तो 2 में जो लॉज बनाते हैं वो कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो यही लिखा है इन 1950, यस, कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा। उसको हम अगर हम आर्टिकल नंबर 246 पढ़ेंगे, जिसको रेड करेंगे शेड्यूल नंबर 6, जिसका लिस्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लॉ बनाने की। तो लिस्ट 1 में कौन लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में कौन लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 3 में कौन लॉ बनाता है, स्टेट एंड सेंटर मिलके बनाता है। इसे एक और नाम कहते हैं, इसे कॉन्करेंट लिस्ट और कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है सर, इसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो जब हमने बोला सेल्स पे जो टैक्स लगाएगी वो स्टेट लगाएगी, और स्टेट कौन से लिस्ट में लॉ बनाता है, लिस्ट 2 में। तो देखिए, पावर टू मेक लॉ, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे। ओके, तो क्या लिखा, एंट्री नंबर 56 है, जिसमें लिखा गया, एंट्री नंबर 56, इसमें लिखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू टैक्स ऑन सेल एंड परचेज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने का, किस पे, सेल्स पे एंड परचेजेस पे। तो सर अभी हम परचेजेस करेंगे तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा, हाँ, पढ़ते हैं कैसे। बट किसको पावर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को। किसको पावर दी गई, स्टेट को। किसको पावर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू टैक्स ऑन सेल्स पे एंड परचेजेस पे। ओके सर, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है, दिल्ली का सेलर है, ठीक है सर, दिल्ली का सेलर है, उसने माल किसको बेचा, पंजाब के डीलर को बेचा। तो दिल्ली से जब माल पंजाब जाएगा तो उस पर टैक्स लग के जाएगा, जो कि कौन लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती सेल्स पे, जिसे हम सेल्स
टैक्स कहते थे। ये कहानी अप टू 1956 से बताऊंगा क्यों, अभी डिस्कस हो जाएगा। तो जब दिल्ली के सेलर ने माल बेचा पंजाब के डीलर को या पंजाब के बायर को, और हमने एंट्री नंबर 56 आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 6 में हमने पढ़ा है कि सेल्स पे टैक्स कौन लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट कौन है, दिल्ली। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है जहां सेलर एस्टेब्लिश है। तो वैल्यू ऑफ द गुड्स 1 लाख एंड सेल टैक्स 10% फॉर एन एग्जांपल, तो 10,000 रुपए का सेल टैक्स लग गया। वैल्यू हो गई 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए का बिल किसको गया, डीलर ऑफ पंजाब, मतलब परचेजर ऑफ पंजाब। ओके सर, तो इसमें दिक्कत क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करा क्योंकि एंट्री नंबर 56 कहती थी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल या परचेज पे टैक्स लगाएगी। तो दिक्कत ये हुई बेटा, पंजाब गवर्नमेंट को दिक्कत हुई। पंजाब गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हुई, पंजाब गवर्नमेंट को ये दिक्कत हुई कि गुड्स कंज्यूम तो मेरे स्टेट में हो रहा है, पंजाब में, टैक्स कौन लेके जा रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट लेके जा रही है। भाई माल दिल्ली से पंजाब आया तो पंजाब वालों ने गुड्स को खाया, कंज्यूम करा, और टैक्स किसे मिलना चाहिए था, पंजाब को। ऐसा पंजाब को लगता था, और टैक्स कौन ले गई, दिल्ली गवर्नमेंट ले गई। तो इसका मतलब टैक्सेशन पहले क्या थे, ओरिजिन बेस्ड थे। क्या थे, ओरिजिन बेस्ड थे। सर ओरिजिन मतलब जहां से गुड्स चलेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, चाहे कितने भी रिस्पेक्ट में, कितने भी स्टेट्स में टैक्स गुड्स हमारा फ्लोट होता रहे, जाता रहे, मगर जिस जगह से गुड्स चला उस जगह को क्या मिलेगा, उस जगह को टैक्स मिलेगा। सर तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाती, हमारे इंडिया में कहीं पे पेट्रोल है, कहीं पे नहीं है, तो देयरफॉर यूज तो पूरी कंट्री कर रहा है ना, तो टैक्स किसे मिलेगा पेट्रोल पे, जिस स्टेट से वो गुड्स ओरिजिन होगा। ओके सर, और यूज तो ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, तो दिक्कत होती है ना गवर्नमेंट को कि यूज हमारे स्टेट में हो रहा है और टैक्स कहां लग रहा है, टैक्स लग रहा है ओरिजिन पे। तो पंजाब को ये दिक्कत महसूस हुई कि गुड्स तो हमारे स्टेट में कंज्यूम हुआ है, हमें टैक्स मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने देखा, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि हम तो खाली हाथ रह गए। फिर उन्होंने एंट्री नंबर 56 को दोबारा पढ़ा। क्या लिखा था 56 में, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेसेस। तो क्या हम परचेज करने पे भी टैक्स लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज हुआ पंजाब गवर्नमेंट को। तो जो दिल्ली ने 1,10,000 रुपए का बिल बनाया था, वो 1,10,000 रुपए का बिल पंजाब पहुंचता है, एंड पंजाब गवर्नमेंट हैज चार्ज परचेज टैक्स। पंजाब गवर्नमेंट भी परचेज टैक्स लगा देती है उस पे। क्यों लगा देती है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को रिवेन्यू ही नहीं हो रहा था उस सेल्स पे। तो देयरफॉर परचेज टैक्स हुआ 11,000 फॉर एन एग्जांपल, और गुड्स का वैल्यू हो गया 121 लाख। ओके सर, सर 1,21,000 का गुड्स हो गया। इंडस्ट्रीज को दिक्कत हुई कि सर सेल करते हैं तो टैक्स है, परचेज करते हैं तो टैक्स है, मतलब सेल्स तो ओरिजिन बेस है, और परचेज जहां परचेज हो गया है गुड्स वो स्टेट लगा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल गया इंडस्ट्री से कि सर सेल्स पे भी टैक्स लगा रही है स्टेट्स और परचेजेस पे भी टैक्स लगा रही है, एक बार ले लीजिए ना, सेल्स पे टैक्स ले लीजिए, परचेज पे टैक्स ले लीजिए। तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल गया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं थी सेल्स एंड परचेज पे टैक्स लगाने की, क्योंकि पढ़िए ना, किसके पास पावर है, पावर ही केवल स्टेट के पास है। किसके पास पावर है बेटा, पावर ही केवल स्टेट के पास है, कि स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है ऑन सेल्स और परचेजेस पे या एंड परचेजेस पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस केस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, क्या केस लिया मैं बताता हूं। अगर गुड्स दिल्ली से चला, लक्ष्मी नगर से, और इंद्रप्रस्थ पे कंज्यूम हो गया, ठीक, तो विद इन दिल्ली ही काम हो गया हमारा, दिल्ली ही कंज्यूम हो गया, दिल्ली ही ओरिजिन एंड दिल्ली ही डेस्टिनेशन प्लेस, तो दिक्कत नहीं आएगी, ओरिजिन प्लेस भी दिल्ली और डेस्टिनेशन प्लेस भी दिल्ली। तो इस सप्लाई को कहते हैं विद इन द स्टेट सप्लाई।
लिख लीजिए, दिल्ली टू दिल्ली अपने स्टेट का नाम लिख लीजिए, यूपी टू यूपी, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, एमपी टू एमपी, जो भी आपका स्टेट। तो दिल्ली से माल उठा और दिल्ली में ही चला गया, विद इन द स्टेट ही ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। इसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं इंट्रा स्टेट। क्या कहते हैं? इंट्रा, INTRA, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो सर इंट्रा स्टेट सेल्स पे गवर्नमेंट को दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिन स्टेट भी दिल्ली एंड कंजम्पशन स्टेट भी दिल्ली। माल उठा लक्ष्मी नगर से और कहाँ यूज हुआ? इंद्रप्रस्थ यूज हुआ। तो देयरफॉर दिल्ली ही दोनों स्टेट, एक ही स्टेट में पड़ता है दोनों प्लेस। यस सर, एक ही स्टेट में पड़ता है, दिल्ली टू दिल्ली चला माल। तो अगर हम डेस्टिनेशन पे टैक्स लगाएं या ओरिजिन पे, तो दिल्ली को फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट फर्क पड़ेगा अगर माल दिल्ली से चल के यूपी में कंज्यूम हो रहा है, तो दो स्टेट हो गई। अब टैक्स कौन स्टेट ले? टैक्स लेगा दिल्ली ओरिजिन प्रिंसिपल से, और यूपी वाला कह रहा है मैं परचेज टैक्स लगा दूंगा इस पे। तो गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई हुआ कि अगर इंटर, अभी हमने इंट्रा पढ़ा था, इंटर मतलब आउटसाइड दी स्टेट। मतलब कैसे? दिल्ली से माल चला यूपी के लिए, दिल्ली से माल चला एमपी के लिए, ट्रांजैक्शन हुई महाराष्ट्र टू यूपी, मतलब आउटसाइड दी स्टेट जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको लिख लीजिए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो मैं भी लिख देता हूं आपके लिए, यहाँ पे लिख देता हूं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल्स परचेज हो रही है, सेल्स एंड परचेज, एंड का मतलब प्लस, ठीक है। जब भी आप लॉ पढ़ें, अगर कहीं पे आपको एंड दिख गया तो आप प्लस लिखेंगे उसे। सेल्स और परचेज विद इन द स्टेट, अगर विद इन द स्टेट है तो इसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट, ठीक। और अगर सेल्स एंड परचेज, क्योंकि एक जना सेल्स करेगा एक जना परचेज करेगा, और ये कैसे हो रही है? आउटसाइड दी स्टेट हो रही है, तो उसको कहेंगे इंटर स्टेट। ओके, एग्जाम्पल लिख देते हैं। दिल्ली से माल चला पंजाब के लिए, जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं दिल्ली टू दिल्ली, यूपी टू यूपी, आप अपना स्टेट का नाम भी लिख सकते हो। SS ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा, ठीक, ये लिख भी लिया होगा आपने। ओके सर, तो अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो तो स्टेट्स की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अगर आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन है। ये कंसेप्ट 1956 में पता चला। तो मतलब 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, अप टू 1956 यही कंसेप्ट चलता रहा। उधर से दिल्ली गवर्नमेंट सेल्स पे टैक्स लगाती थी, इधर से पंजाब गवर्नमेंट परचेज पे टैक्स लगा देती थी, क्योंकि एंटी नंबर 56 अलाउ करता था। फिर इसको हटाया गया एंटी नंबर 56 को, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सेल्स किसने अपने हाथ में ले ली? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पिक्चर में आएगी तो बताओ कि कौन सी लिस्ट में काम होगा? लिस्ट नंबर 1 में काम होगा। बहुत बढ़िया, लिस्ट नंबर 1 में काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आई। तो मैंने बताया ऑन 1956 एंड ऑनवर्ड्स, जब तक ये लॉ थे पुराने हमारे अर्लियर लॉ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंट्री नंबर 92A में क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अब कि वो लेवी करे CST ऑन किस पे? CST ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, ऑन इंटरस्टेट सेल्स। इंटर मतलब आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट के लिए 92A ने बोला कि कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी CST। क्या नाम है सर पूरा? सेंट्रल सेल टैक्स। तो 1956 में ये लॉ आया आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो फिर एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसा हो गया, मैं बताता हूं आपको। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ ये। तो अगर दिल्ली से माल उठा, दिल्ली का बायर है, ठीक, सॉरी बायर और सेलर में डिफरेंस हो गया है। सेलर कौन है? सॉरी, सेलर कौन है? दिल्ली का। इन पंजाब क्या है?
परचेजर या बायर, जो भी बोल लो आप, ठीक। दिल्ली का अगर कोई सेलर है जो कि माल पंजाब के डीलर या परचेजर या बायर को बेचता है, तो अब वो कौन सा टैक्स लगाएगा? सेल टैक्स नहीं। तो ऑन ऑनवर्ड्स 1956 एंड ऑनवर्ड्स क्या लगने लगा? सेल्स टैक्स नहीं लगा, क्या लगा? सीएसटी लगा। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। और किसने अपनी पावर में ले लिया इसको इस टैक्स को पावर में ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो स्टेट ने सोचा कि अभी तो चलो दिल्ली स्टेट को मिलता था टैक्स, तो अब तो ना दिल्ली को मिलेगा ना पंजाब को मिलेगा। कौन लेके जाएगा? मोदी जी लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब चूहा और बिल्ली की लड़ाई हो रही थी, मतलब कहते हैं ना आपस में आप लड़ाई करते हो तो तीसरा फायदा उठा के जाता है। तो आपस में स्टेट लड़ाई कर रहे थे, तो तीसरा मतलब मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट फायदा उठा के चली गई। तो फिर स्टेट्स में कंसर्न उठा कि दिल्ली गवर्नमेंट का भी टैक्स नहीं रहा, परचेज जो पंजाब है उसका भी टैक्स नहीं रहा उस गवर्नमेंट का। तो फिर स्टेट्स ने मीटिंग करी सेंटर्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और बोला कि कम से कम आप इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 92A जो एंट्री है उसमें हमारे पास केवल पावर है टू लेवी, लगाने की CGST, रखने की पावर नहीं है। रखेगा कौन? रखेगा सेंट्रल नहीं, सेंट्रल केवल CST लगाएगा, जिससे स्टेट में डिस्प्यूट ना हो कि परचेज पे ना टैक्स लगे, केवल एक सेल्स पे टैक्स लग जाए। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कौन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो उसके लॉज होंगे। वैसे ओरिजिन स्टेट को मिलता था, इसको दिल्ली को मिलता था, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ओरिजिन स्टेट को। तो अर्लियर ऑफ जीएसटी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता था? ओरिजिन टैक्स। जहां से माल चला उस स्टेट को टैक्स मिलेगा, ठीक है सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उसको लेवी करेगा एज पर एंट्री नंबर 92A, बट रखेगा नहीं। रखेगा कौन? कलेक्ट करेगा सेंटर, कलेक्टेड बाय सेंटर, बट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसको? ओरिजिन स्टेट। तो सही है सर। सीएसटी लगा 2%, तो वैल्यू हो गया 1,02,000। ओके सर, 1,02,000 इसका वैल्यू हो गया सर। अच्छा, अब जो मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लेवी की, बट रखने की पावर किसको है? रखने की पावर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अल्टीमेट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय किसको? ओरिजिन स्टेट। ओरिजिन स्टेट को मिलना है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है बेटा। ओके सर, तो ये डिसॉल्वनेस हमारी सीएसटी आने के बाद हुई। फिर चलते हैं अपनी जर्नी पे। 1961 में इनकम टैक्स आया हमारा, और 1962 में कस्टम्स आया। ओके सर, और भी कुछ बताना है? हाँ बताना है, बहुत कुछ बताना है। तो हमने देखा हमने पे टैक्स लगाने की पावर पहले सेंट्रल पे, पहले स्टेट्स पे थी, फिर स्टेट्स पे रही। कौन सी रही? इंट्रा। हाँ, स्टेट्स पे कौन सी पावर है? इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और कलेक्ट करेगी, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते थे। सीएसटी का कंसेप्ट क्या हुआ? 1956 एंड ऑनवर्ड्स सीएसटी का कंसेप्ट आया कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, मतलब दिल्ली टू पंजाब या दिल्ली टू यूपी या जो भी बोल लो, आउटसाइड दी स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, तो उस पर टैक्स कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑन दी ओरिजिन स्टेट, दिल्ली को। सही है सर, समझ में आ गया। एक और इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हम कहते हैं एक्साइज, जो कि 1944 में आया था, एंड सर्विस टैक्स भी आया था, बट कुछ चुनिंदा सर्विसेज पे आया था। तो बताते हैं अर्लियर ऑफ द जीएसटी कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनका क्या क्या टैक्सेबल इवेंट था, ये तो हम अभी देखते हैं। बट क्या क्या थे? सबसे पहला था एक सेल्स टैक्स या वैट। ऑन 2005 एंड ऑनवर्ड सेल्स टैक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? वैट में, वैल्यू एडेड टैक्स नाम दे दिया गया इसका। फिर सीएसटी आया 1956 में, एक्साइज आया 1944 में, और सर्विस टैक्स भी 1944 कहते हैं, बट जो मेजरली अमेंडमेंट हुई सर्विस टैक्स में वो 2012 एंड ऑनवर्ड्स हुई है। सर समझ में आ गया, बट समझ में हमें सेल्स टैक्स आया अभी तक और सीएसटी आया है।
ये एक्साइज क्या है और ये सर्विस टैक्स क्या है। तो पहले एक्साइज और सर्विस टैक्स का कंसेप्ट समझते हैं। एक्साइज क्या चीज है, ओके तो समझिए। एक्साइज किस पे लगता है? एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरर्स पे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। सर एक्साइज ड्यूटी क्यों लगती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है इस टैक्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एक्साइज भी होती है बट सेंट्रल की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेवी करती है और बोलती है कि अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है मेरे स्टेट मतलब इंडिया में, तो उस मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कौन देगा? मैन्युफैक्चरर देगा। और उस टैक्स को क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी हमारी लगती है प्रोडक्शन पे। जैसे ही ये पेन प्रोडक्शन में आया, मतलब रॉ मटेरियल से ऐसा फिनिश गुड्स बन गया, बनते ही सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा आपसे क्या लेगा? एक्साइज ड्यूटी ले लेगा। ओके वेट, 1 मिनट का वेट, 10 सेकंड का, 1 सेकंड, यस वीडियो प्रॉपर है। हाँ, तो ये पेन मैन्युफैक्चर हुआ और इस पेन के मैन्युफैक्चर होते के साथ ही प्रोडक्शन से, जैसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, यहाँ पे फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स बनते के साथ ही एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी इस पे। ओके सर, बेचने पे सेल्स टैक्स या वैट लगता था, जो हम पढ़ के आए हैं। तो सर एक्साइज ड्यूटी हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरर्स पे लगती थी। यस सर, तो इस एग्जाम्पल में भी मैन्युफैक्चरर्स पे एक्साइज ड्यूटी लगी 10%। ठीक, ऑब्वियसली बात है, मैन्युफैक्चरर अपने घर में तो रखेगा नहीं इस पेन को, बेचेगा बाहर, बेचेगा तो सेल्स टैक्स या वैट जो बोल लो वो लगा। ओके सर, बट किस वैल्यू पे लगा ये ध्यान कीजिए आप। सबसे बड़ा काम, आपका गुड्स का वैल्यू था 1 लाख रुपए, 10% एक्साइज ड्यूटी लगी 10,000। ओके, आपका इनवॉइस का वैल्यू हो गया 1 लाख, 1,10,000। ठीक, जब आप उसको बेचने चले तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है और स्टेट गवर्नमेंट अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, आगे खड़ी हो गई। मतलब जैसे मैं यूपी का बंदा हूँ, मेरठ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे केस में यूपी कौन? योगी जी आके खड़े हो जाएंगे, और सेंट्रल मतलब मोदी जी आके खड़े हो जाएंगे। अगर मैं इंटर बेचता हूँ, अगर मैं जैसे एमपी कुछ गुड्स पे, ये पेन एमपी बेच रहा हूँ, तो मोदी जी खड़े हो जाएंगे सीएसटी लेने के लिए। अगर मैं इसको यूपी टू यूपी बेच रहा हूँ, मेरठ टू गाजियाबाद बेच रहा हूँ, तो योगी जी खड़े हो जाएंगे सेल्स टैक्स दे भैया इस पे। ठीक, तो सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगता था? सेल्स टैक्स हमारा लगता था, किस पे लगना चाहिए? वैल्यू ऑफ द गुड्स पे लगना चाहिए, सही बात है। बट हमारा सेल्स टैक्स जो लगता था वो लगता था वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लस एक्साइज ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स ऑन टैक्स लगता था। हाँ, टैक्स ऑन टैक्स लगता था। मतलब अगर एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स ना लगता तो ये वैल्यू आपकी क्या थी? ये वैल्यू आपकी 10,000 आती, क्योंकि 1 लाख का 10% इज 10,000। अब गुड्स वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लस एक्साइज ड्यूटी पर क्या लगा? सेल्स टैक्स लगा, जो 10% 11,000 हुआ, तो हमारा टैक्स पे टैक्स लग गया। 1,000 रुपए जो मैं सेल्स टैक्स दे रहा हूं वो एक्साइज की वैल्यू पे दे रहा हूं। तो सर ये एक्साइज का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना था, आपने उस पे भी सेल टैक्स लगा दिया। हाँ बेटा, सेल्स टैक्स और वैट में यही कंसेप्ट था कि आप एक्साइज की वैल्यू जोड़ के टैक्स लगाएंगे। तो अगर मैं शॉर्टकमिंग्स की बात करूं अर्लियर लॉ में, जीएसटी से पहले के शॉर्टकमिंग्स थी, तो सबसे पहले शॉर्टकमिंग हमें पता चली कि टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, मतलब कास्केडिंग इफेक्ट है। सर टैक्स ऑन टैक्स कैसे? एक्साइज की वैल्यू पे भी क्या लग रहा है? एक्साइज की वैल्यू पे भी सेल्स टैक्स हमारा लग रहा है। तो सर एक्साइज की वैल्यू पे भी सेल्स टैक्स लग रहा है, तो मतलब टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। हाँ, तो ये कंसेप्ट, ये हमारी शॉर्टकमिंग्स थी अर्लियर लॉ में। फर्स्ट शॉर्टकमिंग, टैक्स ऑन टैक्स लगेगा। ओके ठीक है, ये गुड्स का 1,21,000 का वैल्यू किसको गया? दिल्ली टू दिल्ली चला है, दिल्ली का ही मैन्युफैक्चरर है और दिल्ली की ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये गुड्स गया। कितने का बिल लेके? 1,21,000। अब अगर वो देखे उस पे कितने का गुड्स गया है, जिसका वैल्यू था 1 लाख, यस ठीक, और ये तो दोनों टैक्स लगे हैं उस पे, ये तो दोनों, ये और ये तो दोनों टैक्स लगे हैं उस पे। तो ये एक्साइज ड्यूटी किस पे लगा? मैन्युफैक्चरर्स पे लगा। क्या सर ट्रेडर्स पे भी लगेगा? क्या ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग करेगा? नहीं, ट्रेडर तो इस पेन को आगे बेच देगा,
वो इसमें कुछ वो थोड़ी ना करेगा मैन्युफैक्चर तो कर लिया है मैन्युफैक्चरर्स, ये इसको आगे बेच देगा। अब जब ये इसको आगे बेचेगा तो इसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। तो सर एक्साइज का क्रेडिट डीलर को मिल जाएगा, एक्साइज का क्रेडिट ट्रेडर को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। दूसरी शॉर्टकमिंग, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। पहली शॉर्टकमिंग, टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। दूसरी शॉर्टकमिंग, एक्साइज का क्रेडिट किसको नहीं है, डीलर्स को, मतलब ट्रेडर्स को नहीं है। तो सर इसका वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना हुआ, 1,10,000। जब इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो जिसे कहते हैं ना, जैसे आपके घर फ्रिज आया, फ्रिज का वैल्यू था 10,000 रुपए, ठीक, 1,000 रुपए भाड़े वाले ले लिए। तो आप सबसे क्या कहोगे, फ्रिज कितने का पड़ा? तो आपके फादर या मदर कहेंगे फ्रिज 11,000 रुपए का पड़ा। तो देयरफॉर अगर 1,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा हमको, तो फ्रिज की मतलब गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000। तो 1,10,000 इसने अपना वैल्यू ऐड करा, मतलब प्रॉफिट या कुछ एडिशन करा होगा वैल्यू में, 1,30,000। अब ये आगे बेचेगा इस पेन को, तो 13,000 रुपए, मतलब 10% क्या लग जाएगा, सेल्स टैक्स लग जाएगा। वैल्यू हो जाएगा 143। ठीक है सर, 143 हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है सर, दो शॉर्टकमिंग्स हुई, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, एक्साइज पे सेल टैक्स लग रहा है, एंड एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट किसको नहीं है, ट्रेडर्स को नहीं है। और भी पढ़ते हैं, 6 शॉर्टकमिंग्स हैं। आगे ये गुड्स किसको हो गया, ये गुड्स अदर देन किसको, क्योंकि ये भी डीलर और ये भी डीलर, तो इसको भी सेल्स टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, इसको भी सेल्स टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। और अच्छी बात ये है कि ये भी दिल्ली का ही है, तो विद इन द दिल्ली ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहोगे आप, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट सेल्स। और ये भी आपकी इंट्रास्टेट सेल थी। ठीक है सर, ओके, ये भी इंट्रास्टेट हुई। तो जब हमें सेल्स टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा तो इसके लिए वैल्यू ऑफ गुड्स क्या हुआ, 1,30,000। इसने अपना वैल्यू जोड़ा या प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, 1.5 लाख वैल्यू हो गया। अब इसने आगे माल बेचा यूपी के बंदे को, किसको बेचा, यूपी के बंदे को माल बेचा इसने आगे। तो जब आउटसाइड दी स्टेट ये माल बेचता है दिल्ली वाला, तो क्या लगेगा बताओ, क्या लगेगा इस पे लगेगा, इसको ट्रांजैक्शन को करेंगे इंट्रा, नहीं, मैं यही देख रहा था कौन बोलेगा। इस ट्रांजैक्शन को कहेंगे हम इंटर, क्या कहेंगे इसको हम, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सेल्स, क्या बोलेंगे हम इसको, इंटरस्टेट। अब जब इंटर आ गया हमारे उसमें, तो इसमें कौन आ जाएगा, सीएसटी आ जाएगा। कौन आ जाएगा इसमें, इसमें कौन सी गवर्नमेंट आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमें सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। तो देखिए इसने सीएसटी लगाया 2%, जो भी रेट होगा, ये हो गया 153 का गुड्स। अब इसको कस्टमर को ये गुड्स कितने का पड़ा, 153। तो सर सीएसटी का क्रेडिट अगर यहाँ कस्टमर नहीं होता, अगर सपोज यहाँ पे भी रिटेलर की जगह एक और रिटेलर होता सपोज, तो सर सीएसटी का क्रेडिट इस रिटेलर को मिल जाता, नहीं मिलता। नो क्रेडिट अवेलेबल, नो क्रेडिट अवेलेबल, थोड़ा पेन में दिक्कत आ रहा है, ऑन सीएसटी, ठीक, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं। तीसरा शॉर्टकमिंग, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं, ना ट्रेडर्स को, ना मैन्युफैक्चरर को, ना डीलर को, किसी को नहीं। तो सर टैक्स ऑन टैक्स, फर्स्ट शॉर्टकमिंग, एक्साइज पे वैट लग रहा है या सेल्स टैक्स लग रहा है। दूसरा शॉर्टकमिंग, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मैन्युफैक्चरर्स को है, किसको नहीं है, ट्रेडर्स को नहीं है। तीसरी शॉर्टकमिंग सर, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं। ओके सर, एक ये होता था पहले, चुंगी कर जो हिंदी में कहते हैं उसको ऑक्ट्राई कहते थे, जैसे आपके शहर में भी होगा, हमारे मेरठ में दिल्ली गेट, ठीक, दिल्ली चुंगी गेट, ऐसे तो चुंगी लगती थी, तो वो गेट बने हुए थे हम सिटीज में आने के लिए। पहले, अब तो बहुत डेवलप हो गए, जब राजा महाराजा चलते थे तो सिटीज में आने के लिए एक टैक्स लगता था, सिटीज में आके माल बेचने के लिए आउटसाइड दी स्टेट डीलर्स को, तो उसको ऑक्ट्राई कहते थे। तो वो अब भी एज इट इज कंटिन्यू होता है ऑक्ट्राई। तो अब तो वो सब्स्यूम हो गया जीएसटी में, बट ऑक्ट्राई का क्रेडिट किसी को नहीं मिलता था। ऑक्ट्राई जैसे आपने पे करा, ऑक्ट्राई भी एक तरह का टैक्स था कि आप विद इन इस यूटी में या विद इन द कंट्री में या विद इन द स्टेट में या विद इन दिस
शहर में आ रहे हो तो उस पे एक ऑक्ट्राय टैक्स लगता था, तो उसका क्रेडिट भी किसी को नहीं मिलता था। तो फर्स्ट टैक्स ऑन टैक्स, सेकंड बोलो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ट्रेडर को नहीं, तीसरा सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं, फोर्थ ऑक्ट्राई का क्रेडिट भी किसी को नहीं। तो चार ये टैक्स की डेफिशिएंसीज थी जीएसटी से पहले, जो जीएसटी आने के बाद ये सब हटा दी गई हैं, ये जीएसटी आने से रिजॉल्व हो गई। तो फर्स्ट शॉर्टकमिंग हमारा, अभी हम फोर्थ पे ही करते हैं, तो फर्स्ट शॉर्टकमिंग हमारा कि एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट किसको नहीं है, ट्रेडर को नहीं है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं एग्जाम्पल में। ठीक वे हाँ ये पढ़ेंगे। ऑक्ट्राई का क्रेडिट किसी को नहीं, सीएसटी का क्रेडिट भी किसी को नहीं। ठीक, एक हमने ये पढ़ा कि टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, डबल टैक्सेशन। ठीक, वैट किस पे लेवी हो रहा है, वैट लेवी हो रहा है हमारा वैल्यू प्लस एक्साइज ड्यूटी, मतलब टैक्स पे भी, इस टैक्स पे भी क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है हमारा। तो टैक्स ऑन टैक्स ये पढ़ा। तो चार चीज हमने अभी तक ये पढ़ी, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। तो ये और ये हमारा बाकी भी पढ़ते हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। सर्विस टैक्स के कंसेप्ट के बाद देखते हैं। सर्विस टैक्स का कंसेप्ट आई थिंक इधर ही होगा। एक सेकेंड बच्चों, सर्विस टैक्स का कंसेप्ट ये रहा। कंसेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स क्या होता है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग की सर्विस देता है किसी भी क्लाइंट को, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल रेज करता है। प्रीवियस द जीएसटी क्या होता था, वो सर्विस टैक्स लगा के देता था, कौन, सीए अपनी सर्विसेज पे। तो ऑडिट फी जैसे 1 करोड़ हुई किसकी, टीसीएस के केस में, टीसीएस का ऑडिट करा सीए ने और 1 करोड़ रुपए फीस चार्ज करी, उस पर सर्विस टैक्स 12%, 12 लाख रुपए लग गया, वैल्यू हो गया 1 करोड़ 12 लाख। अब क्या लगा है, सर्विस टैक्स लगा है। ओके, सपोज ये टीसीएस ना हो गया, ये रिलायंस है, ये टाटा है, टाटा का ऑडिट करा और 1 करोड़ रुपए हमारी ऑडिट फी और 12 लाख रुपए सर्विस टैक्स के साथ 1 करोड़ 12 लाख का इनवॉइस किसको दे दिया, टाटा को दे दिया। अब टाटा क्या है, टाटा तो जैसे टाटा स्टील, तो वो तो स्टील बेचता है और स्टील बेचेगा तो क्या लगाएगा, वैट लगाएगा, सर्विस टैक्स लगाएगा, सीएसटी लगाएगा, इंटर स्टेट बेचेगा। तो सर्विस टैक्स का क्रेडिट ले सकता है, नहीं, सर्विस टैक्स अलग लॉ है, वैट अलग लॉ है। तो सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वाले को नहीं और वैट वाले का क्रेडिट सर्विस टैक्स को नहीं। तो सर मतलब अगर सीए ने जो 12 लाख रुपए का सर्विस टैक्स लगाया उसका टाटा क्रेडिट नहीं ले सकता, नहीं, इवन दो उसके बिजनेस से रिलेटेड है ये सर्विस ऑडिटिंग, वो अपने बिजनेस का ही करा रहा है फाइनेंशियल ईयर का, बट इवन दो उसके सर्विस टैक्स पे क्रेडिट नहीं मिलता था टाटा को, क्योंकि टाटा बेचने पे क्या लगाता था, वैट लगाता था या सीएसटी लगाता था। अब क्या होता है, टाटा स्टील बेचने पे क्या लगाता है, जीएसटी लगाता है, और ऑडिटर भी सर्विस देने पे क्या लगाता है, जीएसटी लगाता है। सेम लो हो गए, यस। तो क्रेडिट, इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट हो गया। पहले इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं था, क्योंकि सर्विस टैक्स अलग चीज है और वैट अलग चीज है। तो इसका क्रेडिट, सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वाले को नहीं और वैट वाले का क्रेडिट सर्विस टैक्स को नहीं। तो यही हमारा 5th पॉइंट है कि वैट का क्रेडिट नहीं है किसको, सर्विस टैक्स को, और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं है किसको, वैट वाले को। ठीक, 5th हो गया ये पॉइंट। 6th क्या है, सर आप रेस्टोरेंट गए होंगे, अब जाते हो तो जीएसटी लगता है, बट पहले क्या होता था, फूड प्रोवाइड करने पे वो वैट लगाते थे और अपनी रेस्टोरेंट सर्विसेज देने पे वो क्या लगाते थे, सर्विस टैक्स लगाते थे। ठीक है सर, तो 2 टैक्स लग गए एक ही फूड पे। आप कहीं फूड रेस्टोरेंट में खाने जाओगे तो फूड पे वो वैट लगाएंगे और अपनी सर्विसेज जो उन्होंने दी है फूड लाने की, जो भी होती है वेटरिंग वगैरह, उस पे क्या लगाते हैं, वो सर्विस टैक्स लगाते हैं। तो एक सप्लाई पे 2 टैक्स लग रहे हैं, जबकि हमने फूड ही लिया है, बट वो 2 टैक्स लगा के दे रहे हैं, तो डबल टैक्सेशन होता था। क्या होता था, डबल टैक्सेशन। एग्जाम्पल रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो अब क्या होता है, अब सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है और गुड्स बेचने पे भी जीएसटी लगता है। तो एक लॉ हो गया, इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, चाहे सर्विसेज दें तो भी जीएसटी लगाएंगे, गुड्स बेचे तो भी जीएसटी लगाएंगे। तो सर्विसेज जो जिसने दी है डीलर को, तो वो उसका आईटीसी ले सकता है। अब इजी फ्लो ऑफ आईटीसी हो गया है जीएसटी में, ऐसा कहते हैं बट ऐसा नहीं है।
वो हम सेक्शन 16 में पढ़ेंगे कि कितना इजी फ्लो है आईटीसी का। तो 6 डेफिशिएंसीज आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 4 तो टैक्सेस की डेफिशिएंसी, पहला एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट किसी को नहीं, मतलब ट्रेडर्स को नहीं, केवल मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक। दूसरा वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स वाले को नहीं, सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट को नहीं। थर्ड ऑक्ट्राई का क्रेडिट किसी को नहीं। फोर्थ सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं। ये तो 4 टैक्स की डेफिशिएंसीज। फिफ्थ पॉइंट, टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था, एक्साइज पे क्या लग रहा था, वैट लग रहा था, वैट लग रहा था ना। और सिक्स डबल टैक्सेशन, रेस्टोरेंट सर्विसेज जीएस वैट भी लगा रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, सर्विस टैक्स भी लगा रहे हैं। ओके सर, समझ गए 6 डेफिशिएंसी। दोबारा से बोलेंगे हम, नीचे से ऊपर बोलेंगे। क्या लग रहा है, डबल टैक्सेशन क्या लग रहा है, बोलो। टैक्स ऑन टैक्स क्या लग रहा है, ऑक्ट्राई का क्रेडिट किसी को नहीं, वैट सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं, टैक्स ऑन टैक्स हो गया, और हमारा वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स को नहीं, सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट को नहीं, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ट्रेडर को नहीं। दोबारा से बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलो, आपके लिए बेटर है। एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट किसको नहीं, ट्रेडर को नहीं। दूसरा सर्विस टैक्स वाले को वैट का क्रेडिट नहीं, वैट वाले को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं। ऑक्ट्राई का क्रेडिट किसी को नहीं, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं। एक ही सप्लाई पे 2 बार टैक्स है तो डबल टैक्सेशन। एक ही सेल्स पे 2 टैक्स लग रहे हैं, मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। लिख लो, टैक्स ऑन टैक्स को क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट। तो एक ही सेल्स पे 2 टैक्स लग रहे हैं, अच्छी बात है लग रहे हैं, बट टैक्स पे टैक्स क्यों लग रहा है, तो इट इज अ डेफिशिएंसी इन ओल्ड लॉ। ओके सर, अब क्या है, जीएसटी में कौन कौन से लोग सब्सिट्यूम हुए, ये आपके मैं टेस्ट ऑफ नॉलेज क्वेश्चन के साथ ही कंसीडर करने वाला हूँ। जीएसटी में कौन कौन से लोग सब्सिट्यूम हुए। अब आपके लिए जो मेनली देखना है वो ये चार्ट है, जेनेसिस ऑफ जीएसटी। इतना आपके कोर्स में भी जेनेसिस नहीं है जितना मैंने कंसीडर कर लिया, और पूरा फैक्ट एंड फिगर के साथ कंसीडर करा है। जेनेसिस क्या है जीएसटी लॉ के, तो समझते हैं। जीएसटी का नाम पहले भारत में किसने लिया, जीएसटी का नाम पहले 1999 और 2000 में अटल बिहारी जी ने लिया। जब अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के लिए कुछ रिफॉर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कुछ रिफॉर्म्स करे और एक कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने कंसल्टेंसी ली। 3 उनके पास्ट आरबीआई गवर्नर्स थे, उनसे उन्होंने कंसल्ट करा और एक कमेटी बनाई जिसको हेड करा असीम दास गुप्ता जी ने, जो कि बंगाल के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, 1999 के। ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बस कहानी की तरह सुन लो। तो 1999 और 2000 में उन्होंने सोचा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स आने चाहिए, तो उनकी इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी जो हेडेड करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वहां से कंक्लूजन आया अब आपको इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहिए। इन 2000 में ये प्रपोजल आया, तो उन्होंने 2002 तक एक कमेटी बनाई जिसे विजय केलकर टास्क फोर्स कमेटी बोला कि आप, इंडिया इतना बड़ा देश है तो पूरे देश में एक पोल लीजिए या कंसीडर कीजिए कि इंडिया में जीएसटी आना सही रहेगा या नहीं। इन 2004 एनडीए की गवर्नमेंट चली गई, यूपीए की गवर्नमेंट आ गई, और जो सपना एनडीए ने देखा था जीएसटी लाने का इन 2000, वो 2004 में ठंडे बस्ते में चला गया। फिर ठंडे बस्ते में जाने के बाद 2005 में किसकी रिपोर्ट आई, विजय केलकर जी की रिपोर्ट आई। अगर ये रिपोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम आ जाती तो शायद 2005 में वैट ना आके क्या आ जाता, जीएसटी आ जाता। बट कुछ तो रिफॉर्म्स करने थे, तो 2005 में जीएसटी नहीं आ पाया, क्या आया, वैट आया। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज थी तो सेम ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकते, एक गवर्नमेंट जो सोचे वो दूसरी गवर्नमेंट फॉलो नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एनडीए ने 2000 में जीएसटी को सोचा, बट यूपीए ने जीएसटी को ना सोच के उस टाइम वैट को इंप्लीमेंट कर दिया इंडिया में। फिर 2006 में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने बोला 1/4/2010 एंड ऑनवर्ड जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये 2006 की स्पीच में बोला। ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है जो ये लाइन से लिखा है, मैं बता दूंगा कहां से आपके लिए रेलेवेंट है। इन 2010 भी चला गया, जीएसटी इंडिया में नहीं आया। इन 2011 जीएसटी के लिए फिर यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा और लोकसभा राज्यसभा में इसके लिए प्रपोजल पास करने की सोचा, बट अल्टीमेटली ये भी कुछ नहीं हो पाया। एंड जो जीएसटी 2005 में आने वाला था, ये जीएसटी 2017 में आया, बट कैसे आया ये और समझते हैं।
तो 2014 में फिर दोबारा से एनडीए की गवर्नमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनने के बाद जब वो 2014 में बैठे गद्दी पे, उसके विद इन 7 मंथ ही मोदी जी ने सोच लिया कि जीएसटी इंडिया में आना चाहिए। इवन दो 2013 में जब वो सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि जीएसटी को क्या कर दीजिए, लाइफ टाइम पोस्टपोनमेंट कर दीजिए, बट वो अपने स्टेट के लिए सोचते थे। जब अब 2014 में उन्हें पूरे भारत के लिए सोचना था, तो उनको जब पता चला कि जीएसटी इंडिया के लिए इतना यूजफुल है, उन्होंने बैठने के अपने 2014 में जब वो बैठे, उसके अब यहाँ से आपके लिए थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है। आफ्टर 7 month फॉर्मेशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, अरुण जेटली जी इंट्रोड्यूस क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा, 122वां अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा अरुण जेटली जी ने ला दिया कि अभी तक सेल्स पे कौन टैक्स लगाता है, हम पढ़ के आए हैं एंट्री नंबर 54 में, अगर इंटर स्टेट हो तो सीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट हो तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। 54 में कौन लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। 92A लिस्ट 1 में कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा इंटर स्टेट पे। इंट्रा है तो 54 एंट्री को पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी सेल्स पे, और अगर इंटर स्टेट है तो 92A को पढ़ेंगे एंट्री को, लिस्ट 1 में कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी सीएसटी। तो अब जीएसटी एक लॉ था, तो ये सीएसटी और सेल्स टैक्स को हटाना था, तो इसके लिए हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता। तो जीएसटी लाने के लिए 2014 से ही प्रक्रिया चालू हो गई थी, तो 2017 में आया 17 ऑनवर्ड्स। तो अरुण जेटली जी ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा सर हमने बहुत पढ़ा है बिल, एक्ट, रूल्स क्या होते हैं, तो देखो इसकी मैंने एक समरी बना दी। एक बिल बनता है जो कि रूलिंग गवर्नमेंट लाती है, रूलिंग गवर्नमेंट जिसको हम चुनते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, जैसे इस टाइम आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है पीएम मोदी जी की, मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट बिल लाएगी कहाँ पे, या तो लोकसभा में ला सकती है, राज्यसभा में, किसी में भी पहले ला सकती है। तो एक बिल होता है जो कि रूलिंग गवर्नमेंट लाएगी, कहाँ ला सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक। अब और लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होके वो बिल किसके पास जाएगा, वो बिल, अभी बिल ये है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है या अपनी असेंट दे देता है, तो वो बिल जो यहाँ पे बिल था ये क्या बन गया, आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट बन गया, ठीक। एक्ट में रूल्स जोड़ दे, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की और सर्कुलर जोड़ दे, तो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो जीएसटी एक्ट यहाँ पे अगर ये सब कुछ जोड़ दें तो जीएसटी लॉ बन गया यहाँ पे। तो यही होता है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आया, एक्ट नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ये बिल है। अगर ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो एक्ट बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी जीएसटी का एक्ट नहीं बनेगा। तो इन 2015, बस यहाँ से पढ़ते जाइए, Feb 2015 अरुण जेटली जी ऑल्सो सेट अनदर डेडलाइन। क्या कह दिया अरुण जेटली जी ने, 1/7/2017 ऑनवर्ड जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगा। इन लोकसभा ने ये बिल पास करा 6 मार्च 2015 में, बट अल्टीमेट राज्यसभा ने इसको मना कर दिया पास करने से। तो फिर बोला कि लोकसभा से पास करा के लाइए, तो फिर लोकसभा वालों ने बोला कि पहले आप राज्यसभा में पास कर लीजिए, फिर हम लोकसभा में पास करेंगे। तो ये बिल ऐसा था कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहले लोकसभा में नहीं, पहले राज्यसभा में पास हुआ 3 अगस्त 2016 में, फिर लोकसभा में पास हुआ 8 अगस्त 2016 में। ये आपको डेट अभी याद नहीं करनी, ठीक। एंड मोर देन 50% स्टेट की असेंट आ गई, असेंट मतलब कंसेंट आ गई। स्टेट जीएसटी में नहीं आ रहे थे 2 रीजन की वजह से, याद रखना, प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं, थ्योरी में भी, एमसीक्यू में भी। पहला था स्टेट को 2 चीजों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है, पेट्रोल से और लीकर से, ठीक। तो पेट्रोल और लीकर भी अगर जीएसटी में आ जाते तो स्टेट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता, वो रेवेन्यू जीएसटी का सेंटर के साथ शेयर करना पड़ता स्टेट गवर्नमेंट को। तो मोदी जी ने बोला कि हम लीकर, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, आपने देखा होगा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ही लीकर की वजह से चली है, लीकर की शॉप्स पहले खुली थी। तो लीकर को मोदी जी ने बोल दिया कि ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा देंगे, मतलब अभी पढ़ेंगे
आज भी लीकर पे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, आपको याद रखना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और लीकर पे जीएसटी नहीं है। अभी देखते हैं कैसे नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट आपको याद रखनी है। 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने अपनी असेंबली साइन करा और ये बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। कौन सा एक्ट? 101 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्ट अमेंड हुआ कब? 8 सितंबर 2016 को। जो बिल चल रहा था वो एक्ट बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 8 सितंबर 2016 को। वर्ड फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि अब सेल्स पे और परचेज, सेल्स पे, केवल परचेजेस पे नहीं, सेल्स पे अब क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। बट वर्ड सेल्स नहीं है, सप्लाई है। मैं बताऊंगा क्यों है सप्लाई। ठीक है, ओके सर। फिर 12/9/2016 को एक काउंसिल सेटअप करी प्रेसिडेंट ने, जिसे हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं, जो आर्टिकल नंबर 279A में डिफाइंड है। ये पढ़ेंगे क्या है काउंसिल। ओके सर। इन 2017 में मार्च में ये जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेड करे क्या रिकमेंडेशन दिए कि एक्ट होंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस एक्ट या बिल पास होने हैं। यह एक्ट अप्रैल 2017 में पास होगा, क्योंकि जुलाई 17 से हमें जीएसटी इंप्लीमेंट करना था। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास हुआ था, अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस एक्ट पास हुआ इन 2017 में। ओके, हमारा जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लॉन्च हुआ, बट अप टू 30 सितंबर मैंने बोला था 50% स्टेट आ गए थे, तो 50% से कम स्टेट आए भी नहीं थे, जिसमें प्राइमरली अप टू 30 सितंबर 30 जून 2017 तक सभी स्टेट ने कंसेंट दे दी थी अपनी, एक्सेप्ट जेएनके। जेएनके को छोड़ के सभी ने बोल दिया था कि जीएसटी इंप्लीमेंट हमारे स्टेट में हो जाएगा, एक्सेप्ट जेएनके। बट अल्टीमेट जेएनके ने भी 8 जुलाई 2017 को अपनी असेंट दी और बोला 8 जुलाई एंड ऑनवर्ड्स, 8 जुलाई 2017 एंड ऑनवर्ड्स जीएसटी इंडिया में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट होगा। तो हमारा जीएसटी क्या है? जीएसटी इज माय वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मतलब सर मैं बताता हूँ, यूपी में मोटर व्हीकल पे ज्यादा सेल्स टैक्स लगता था और उत्तराखंड जो हमारे पास है उसमें सेल्स टैक्स कम लगता था। तो लोग क्या करते थे, मोटर व्हीकल्स अपनी उत्तराखंड से लाते थे, बिकॉज उत्तराखंड में सेल्स टैक्स कम है। अब जब जीएसटी एक ही नेशन का टैक्स है, तो आप व्हीकल यूपी से खरीद लीजिए या उत्तराखंड से, टैक्स एक ही लगना है। तो एक ही टैक्स हुआ, एक ही मार्केट हुई और एक ही नेशन हुआ हमारा। तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये जीएसटी का फंडा था, जो 1 जुलाई 2017 एंड ऑनवर्ड्स हमारा एप्लीकेबल हुआ। तो सर हमें याद क्या क्या रखना है जेनेसिस में? आपको याद रखना है 8 सितंबर 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास हुआ। ठीक, एक तो ये याद रखना है। और 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, जिसे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बोला। ठीक, अगर इसमें से कुछ याद भी नहीं हो पाया तो ठीक है, बस आप इस डेट को पक्का याद रख लो, ये डेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक ये डेट, बाकी आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये दो डेट आपको याद रखनी है। ओके सर। सर अभी तक क्या पढ़ा उसको कंक्लूड करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा टैक्स क्या है। टैक्स इज अ बोलो प्लीज बोलो। टैक्स इज अ प्रिक्यूनरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, अपने आप से नहीं कर सकते, एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे कैसे इंडिपेंडेंस के बाद टैक्सेस की जर्नी स्टार्ट हुई। तो 1944 में एक्साइज लगा एंड सर्विस टैक्स लगा। फिर हमने पढ़ा कि कुछ इंटर और इंट्रा में दिक्कत हुई, तो 1956 में सीएसटी लॉ आया। सेल्स पे टैक्स तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एंट्री नंबर 246 शेड्यूल नंबर 6 में आपको लिस्ट नंबर 2 में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट
टैक्सेस बनाती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि सेल्स और परचेज पे क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा, और वो कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। फिर दिल्ली और पंजाब में कुछ मैटर हुआ, देयरफॉर हमने पढ़ा ये कंसेप्ट क्या है, एक्साइज क्या है, वैट क्या है, सीएसटी क्या है, सर्विस टैक्स क्या है। फिर हमने इसकी शॉर्टकमिंग्स पढ़ी। शॉर्टकमिंग्स क्या थी, एक्साइज ड्यूटी पे क्या लग रहा था, वैट लग रहा था, तो टैक्स ऑन टैक्स पहली डेफिशिएंसीज या पहली शॉर्टकमिंग्स। दूसरा था हमारा एक्साइज का क्रेडिट किसको नहीं मिल रहा था, ट्रेडर को नहीं मिल रहा था, अगर हम लाइन से बात करें। तीसरा ऑक्ट्राई का क्रेडिट किसी को नहीं, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं। एंड फिफ्थ हमारा टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, और सिक्स्थ हमारा डबल टैक्सेशन हो रहा है। दोबारा से बोलेंगे, चार तो टैक्सेस की डेफिशिएंसी है, दो अदर डेफिशिएंसीज है। क्या क्या डेफिशिएंसीज है, शॉर्टकमिंग्स है। पहला शॉर्टकमिंग्स क्या हमारा, बताओ जल्दी से बताओ। सबसे पहला शॉर्टकमिंग है टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। दूसरा शॉर्टकमिंग है ट्रेडर, ये टैक्सेस की बात कर रहे हैं। चार तो टैक्सेस की डेफिशिएंसी, दो अदर डेफिशिएंसी। पहला एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ट्रेडर्स को नहीं। सेकंड सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं, ऑक्टाई का क्रेडिट किसी को नहीं, और लास्ट वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स वाले को नहीं, सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वाले को नहीं। एक था हमारा टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, एक डबल टैक्सेशन था। दोबारा से बोलेंगे, लास्ट से बोलेंगे ऊपर तक, एक डबल टैक्सेशन, एक टैक्स ऑन टैक्स, एक ऑक्ट्राई का क्रेडिट किसी को नहीं, सर्विस टैक्स का क्रेडिट किसी को नहीं, वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स वाले को नहीं, सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वाले को नहीं, और लास्ट बोलो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ट्रेडर को नहीं। समझ में आ गई? ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जेनेसिस। जेनेसिस में आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, 8 सितंबर 2016 को 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट की जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 पास हुआ, और 1/7/2017 ऑनवर्ड जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में। बस इतना याद रखना है यहाँ तक। ओके हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी हमारा डुअल लेवी है, डुअल मॉडल है। डुअल मॉडल मतलब क्योंकि इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर्ड नेशन, मतलब दो गवर्नमेंट होती है इंडिया में, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट है, और एक सेंट्रल सबकी गवर्नमेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्सेस अलग लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस अलग लगाएगी। ओके सर, तो इसलिए ही हमारा जब नेशन ही दो स्ट्रक्चर फेडरल नेशन है तो टैक्सेस भी दो गवर्नमेंट लगाएंगे, एक स्टेट और एक सेंट्रल। ओके समझ गए? तो इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, देयरफॉर डुअल लेवीज अडॉप्टेड इन इंडिया। सप्लाई यूपी टू यूपी, क्या बोला था, इंटर या इंट्रा? इंट्रा। जिसने इंट्रा बोला बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे स्कोर करने वाला है। तो वैल्यू कितना, 1 लाख। जीएसटी कितना लगेगा, फॉर एग्जांपल 18%, कितना, 18,000। 1,18,000 का बिल हो गया। 9% कौन रखेगा, सेंटर रखेगा। 9% कौन रखेगा, स्टेट रखेगा। तो सेंट्रल वाले को हम कहेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट वाले को कहेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर दिल्ली टू यूपी हो रहा है तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, इंटर है या इंटर? इंट्रा की इंटर? इंटर। ठीक, आउटसाइड द स्टेट इंटर, विद इन द स्टेट इंट्रा। यस, तो इस पे इंट्रा पे फिर दिक्कत हुई। अब दो स्टेट आ गए यहाँ पे, जैसे सीएसटी में दिक्कत हुई थी, यहाँ पे दो स्टेट आ गए। दिल्ली से माल चला यूपी के लिए, दिल्ली इज ओरिजिन स्टेट, यूपी इज कंजम्पशन के डेस्टिनेशन स्टेट। तो कौन सी गवर्नमेंट जीएसटी रखे? जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आई थी वो तो यूपी आ गई होगी ना। देखिए ना मेरी बात समझिए, ये जो स्टेट गवर्नमेंट आई थी ये कौन सी आई होगी, यहाँ पे भी यूपी और यहाँ पे भी यूपी। तो ये तो यूपी गवर्नमेंट आ गई होगी, यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट आ गई होगी। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस सिचुएशन में। दिक्कत यही होने वाली है जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट मतलब केजरीवाल जी और यूपी गवर्नमेंट मतलब योगी जी आएंगे। यहाँ पे केजरीवाल जी आएंगे और यहाँ पे योगी जी आएंगे। तो दिक्कत यहाँ होने वाली है कि यहाँ जो सेंटर को पैसा जाएगा वो तो पता है मोदी जी को जाएगा, बट जो स्टेट को पैसा जाएगा वो योगी को जाएगा कि केजरीवाल को जाएगा। तो जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मैटर उठता है तो पिक्चर में कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आती है। तो वही कंसेप्ट ख्याल आए जो सीजीएसटी, जो आपका सीएसटी में लाए थे, सॉरी सीजीएसटी बोला, सीएसटी में जो कंसेप्ट लाए थे कि टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। किस नाम से लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो टैक्स खुद के नाम से भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। तो टैक्स का नाम बोला इंटर स्टेट, नॉट इंटर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम सिंप्लीफाइड भाषा में कहते हैं आईजीएसटी, जिसे हम सिंप्लीफाइड भाषा में कहते हैं आईजीएसटी। कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वही हुआ
कि लेवी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट रखेगा अपने पास नहीं, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यहाँ पे जीएसटी लॉ में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डेस्टिनेशन स्टेट को, तो डेस्टिनेशन स्टेट को, तो जीएसटी इज माय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यस जीएसटी इज माय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अर्लियर लॉस क्या थे, ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो समझ में आता है। तो इस पे 9% कौन रखेगा, मोदी जी रखेंगे, और 9% कौन रखेगा, यूपी गवर्नमेंट रखेगी, ये 9% कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। समझ में आ गया सर। तो जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड, तो हमें पता चल गया टैक्सेस यहाँ जाएंगे। सर जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ही क्यों रखा, जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रखने का मेन मोटिव यही था बच्चों कि गुड्स जहां कंज्यूम हो रहे हैं उस स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए। समझिए, पेट्रोल निकला, सपोज आपका फॉर एन एग्जांपल, मेरे को तो नहीं पता, तेलंगाना से पेट्रोल निकला, केवल तेलंगाना से ही निकलता है इंडिया में पेट्रोल, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। तेलंगाना से पेट्रोल निकला और डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे इंडिया में, तो मोटरसाइकिल या गाड़ी जो चल रही हैं, मतलब कार जो चल रही हैं पूरी इंडिया में चल रही हैं, तो पेट्रोल कहाँ कंज्यूम हो रहा है, इंडिया के हर पार्ट में कंज्यूम हो रहा है, तेलंगाना में भी हो रहा है, इवन तो सब जगह हो रहा है, सभी स्टेट्स में हो रहा है और सभी यूटीज में हो रहा है। तो टैक्सेस क्या तेलंगाना गवर्नमेंट को देते सारा, नहीं। तो ये डिफाइन हुआ कि अगर जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होगा या सर्विसेज कंज्यूम होंगी उस स्टेट को जीएसटी देंगे, मतलब उस स्टेट को जीएसटी का कंट्रीब्यूशन जाएगा। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए रखा कि जहां कंज्यूम होगा, कैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कुछ गुड्स गुजरात में मिलते हैं, ठीक, इंडिया में और पार्ट में मिलते ही नहीं है वो गुड्स, अब वो गुजरात में मिलते हैं, तो अगर हमारा ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता तो गुजरात गवर्नमेंट ही उस पर टैक्स लेती और कोई गवर्नमेंट ले ही नहीं पाती, बट बिग हमारा हर स्टेट्स में आया वो माल, तो सभी स्टेट का ये कंसर्न हुआ कि इसको आप डेस्टिनेशन स्टेट या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रखें, जिससे ये ना हो कि अगर कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट रिच हो किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज में या किसी पर्टिकुलर गुड्स में, तो ये ना हो कि दूसरा स्टेट उसका क्या भरपाई करे, मतलब जैसे तेलंगाना को मैंने बोला कि वहां पे पेट्रोल निकलता है और किसी स्टेट में निकलता ही नहीं है, तो सभी स्टेट का ये कंसर्न था कि तेलंगाना को ही क्यों सारा रेवेन्यू मिले पेट्रोल पे, इवन तो हमारे स्टेट में भी यूज हो रहा है ना पेट्रोल, हमारे स्टेट में भी कार्स में और बाइक्स में भरा जा रहा है, तो देयरफॉर यही कंसर्न था, इस कंसर्न को रिजॉल्व करके इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का नाम दिया गया। ठीक है सर, डेस्टिनेशन स्टेट जीएसटी का कलेक्शन रखेगा। ओके सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, बट अभी तक का जो पढ़ा है उसको पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा है अभी तक का? हमने पढ़ा टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स इज अ पेक्यूनियरी बर्डन ऑन इंडिविजुअल, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, इट इज एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंसेप्ट क्या थे अर्लियर लॉज के, ठीक। अर्लियर लॉज में एक चीज और रह गई मेरे को बताने का, टैक्सेबल इवेंट का कंसेप्ट, टैक्सेबल इवेंट जो मैंने आपसे हटाया था। हाँ, सेल्स टैक्स क्या लगता था, इंट्रा स्टेट सेल्स करने पे, देखिए इंट्रा स्टेट अगर मैं सेल्स करता हूँ गुड्स का तो क्या लगता है, सेल्स टैक्स। अगर मैं इंटर करता हूँ तो क्या लगता है, सीएसटी। ठीक है सर। मैंने बोला प्रोडक्शन पे क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है सर। सर्विसेज टैक्स किस पे लगेगा, ऑन प्रोवाइड ऑफ सर्विसेज और पेमेंट। पेमेंट हटा दीजिए, आपके लिए रेलेवेंट नहीं क्योंकि सर्विस टैक्स का कंसेप्ट है। तो सर्विस प्रोवाइड करने पे बेसिकली किस पे टैक्स लगेगा, ऑन प्रोडक्शन पे प्रोवाइडेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइड करने पे आपको क्या लगेगा, ये तो दिख ही नहीं रहा, वही सही था, राइट। ठीक है सर। सर्विस प्रोवाइड करने पे सर्विस टैक्स, इंटर माल बेचने पे सीएसटी, इंट्रा माल बेचने पे वैट, ये सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन करने पे एक्साइज ड्यूटी। तो सर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होना चाहिए, सेल्स नहीं। आपने बोला सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है, तो सर्विसेज इज नॉट
इज नॉट सेल्स, हम सर्विसेज को सेल्स नहीं कर सकते, सर्विस तो केवल प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपके घर में एसी रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने आपको कुछ बेचा नहीं, मैंने तो आपका एसी रिपेयर करा, हाँ, तो सेल्स नहीं रख सकते। ऑन प्रोवाइडेशन ऑफ सर्विसेज, ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमारा सेल्स हुआ तो टैक्स लगेगा, केवल प्रोडक्शन ही नहीं रख सकते, केवल सेल्स नहीं रख सकते, केवल ऑन प्रोवाइड ऑफ सर्विस नहीं रख सकते, केवल इंट्रा और इंटर के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो सोचो क्या टैक्सेबल इवेंट रखे। तो ये तो हमें पता चल गया कुछ तो नया टैक्सेबल इवेंट आने वाला है। तो टैक्सेबल इवेंट रखा सप्लाई, सप्लाई करते ही जीएसटी लग जाएगा। कैसे? सप्लाई गुड्स का भी होता है, सप्लाई सर्विसेज का भी होता है। अगर मैं ये गुड्स बेच रहा हूं तो मैं कहूंगा सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैं आपके घर में एसी रिपेयर कर रहा हूं तो आई एम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आई एम सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज, मैं सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज का। तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या रखा है इन लोगों ने? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट रखा सप्लाई। ओके सर, ठीक है सर, यहाँ तक ये कवर हो गया मेरा। फिर हमने पढ़ा शॉर्टकमिंग्स इन अर्लियर लॉ, बताएंगे जल्दी जल्दी, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद 4 तो टैक्सेस की डेफिशिएंसीज या शॉर्टकमिंग्स और 2 अदर्स। स्टार्ट करो, पॉज करो, स्टार्ट करो, कर लिया होगा आपने। तो 4 टैक्सेस की डेफिशिएंसी, एक्साइज का क्रेडिट ट्रेडर को नहीं, सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वाले को नहीं, वैट वाले का क्रेडिट सर्विस टैक्स को नहीं, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं, ऑक्टाई का क्रेडिट किसी को नहीं। एक ही सेल्स पे, एक ही रेस्टोरेंट सर्विसेज पे 2 टैक्स, तो डबल टैक्सेशन। एक ही सप्लाई पे या एक ही सेल्स पे 2 टैक्स लग रहे हैं, ना टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, तो टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हमारे जेनेसिस क्या थे। तो 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट है असेंबली किस पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। फिर हमने पढ़ा इंडिया डुअल फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल नेशन है, तो 2 गवर्नमेंट काम में आते हैं, सेंटर और स्टेट, तो देयरफॉर 2 टैक्सेस लगेंगे। वैसी ही कंसेप्ट जो सीएसटी में हमारी प्रॉब्लम थी, वैसी ही यहाँ पे प्रॉब्लम हुई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आया और एक नाम बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई करने पे। इंटर स्टेट सप्लाई जो आउटसाइड दी स्टेट सप्लाई होती है, वहां 2 स्टेट्स काम में आते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में दिल्ली और यूपी है, दिल्ली और यूपी है, तो इस केस में किस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, मतलब किस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा? तो यूपी, मतलब स्टेट डेस्टिनेशन स्टेट, क्योंकि जीएसटी में डेस्टिनेशन पे सब स्टेट्स राजी हुए थे, तो इसलिए इसको डेस्टिनेशन टैक्स बोला गया। ओके सर, ओके सर, इसका चार्जिंग में लगा देता हूँ। फिर हमारा लास्ट कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड हमारा टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन, फिर एक मेगा रिवीजन इस चैप्टर का, और ये चैप्टर एंड। तो मेरे को 10 सेकंड दीजिए, मैं इसमें चार्जिंग का पॉइंट लगा देता हूँ। हाँ तो बेटा, हमने बोला 8 सितंबर 2016 को 101 कॉन्स्टिट्यूशन, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, उसमें लिखा गया जीएसटी आएगा, क्योंकि सीएसटी हटा, सेल्स टैक्स हटा, क्या लिखा गया? जीएसटी आएगा। बताऊंगा कैसे लिखा गया। फिर हमारा जीएसटी लॉ आया, तो देयरफॉर 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 8 सितंबर 2016 को। तो देखते हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस या क्या क्या आर्टिकल्स चेंज हुए जीएसटी लाने के लिए। सबसे पहला आर्टिकल था 366(12)A। क्या बोला गया? मीनिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मीनिंग बताइए। तो जीएसटी का मीनिंग बोला, जीएसटी किस पे है? सप्लाई पे। तो बोला गया एनी टैक्स, मतलब टैक्स किस पे? अगर हम एनी को छोड़ दें तो टैक्स ऑन सप्लाई, किसका सप्लाई? गुड्स का सप्लाई, सर्विसेज का सप्लाई, या दोनों का भी सप्लाई। कैसे? जिससे रेस्टोरेंट सर्विसेज, गुड्स दे रहे हैं फूड, और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस। तो
रेस्टोरेंट सर्विस कवर नहीं होती अगर गुड्स पे लगाते और या केवल सर्विसेज पे लगाते जीएसटी। तो टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या दोनों भी बहुत। तो बोला टैक्सेस ऑन किस पे, टैक्सेस ऑन सप्लाई, सप्लाई पे टैक्स, किसके सप्लाई, सप्लाई हो रहा है चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का या दोनों का भी। ओके सर, एक्सेप्ट मैंने बोला था दोनों चीज हटा दी थी स्टेट की कंसर्न, लीकर भी और पेट्रोल भी। तो एंट्री नंबर या आर्टिकल नंबर 366 12A में ही हटा दिया कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं, ये जीएसटी ही नहीं है। मतलब अगर आप सेल्स कर रहे हो लिकर तो इसको हम जीएसटी ही नहीं कहेंगे। तो अगर हम आर्टिकल नंबर 366 12A को पढ़ते हैं और उसमें मीनिंग ऑफ जीएसटी पढ़ते हैं तो जीएसटी इज अ टैक्स। ओके, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या बोथ। मेरे साथ ऐसी एक्शन से बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने देख के। तो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ जीएसटी, कहां पे डिफाइंड है, डिफाइंड बताओ कहां पे, 366 12A। बहुत अच्छे, क्या लिखा है, जीएसटी, जीएसटी इज अ टैक्स। ओके, कैसे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज या बोथ। ओके सर, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हटा दी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लीकर हटा दी है सर। एक लीकर हमारी, हमने केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, एक लीकर ऐसा होता था हम उसमें यूज करते थे केमिकल प्रोडक्ट्स में, वो भी हट गई, वो नहीं हटी है, वो नहीं हटी है, केवल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हटा है। ओके सर, तो हमने 366 12A में पढ़ा व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऐसी एक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, करो मेरे साथ। जीएसटी इज अ टैक्स, टैक्स है जीएसटी, अच्छी बात है, टैक्स है, इतना तो याद होगा। किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या बोथ। एक्सेप्ट हटा दो, करो एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मेरे साथ जीएसटी के मीनिंग की डेफिनेशन बताओ, जल्दी से बताओ जीएसटी की डेफिनेशन। तो जीएसटी इज अ टैक्स, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स करो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या बोथ, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। समझ में आ गई सर, जीएसटी टैक्स है, गुड्स पे या सर्विसेज देने पे टैक्स लगेगा, बट अगर हम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच रहे हैं तो उस पे टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आज भी सर्विस टैक्स, सॉरी वैट लगता है उस पे। ओके, फिर आया आर्टिकल नंबर 366 26A। सर अब ये बताओ गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, क्योंकि टैक्स की डेफिनेशन तो आप पढ़ा के आ चुके हो, अभी पढ़ाई ना, शुरू में सबसे पहले पढ़ाया था, प्रिकॉशनरी बर्डन, नॉट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, पढ़ाया था ना अभी। तो टैक्स हमें पता चल गया। अब हमें गुड्स बता दो, सर्विसेज बता दो क्या है। सप्लाई बेटा सेक्शन 7 में आएगा, तो इसके बाद की जो क्लास है पार्ट 2 या क्लास 2 उसमें सप्लाई का आपका पूरा चैप्टर है। तो सप्लाई का मीनिंग मैंने वहां डिफाइन कर रखा है। अब आर्टिकल नंबर 326A में सर्विसेज का मीनिंग डिफाइन हुआ, एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। ठीक है, मान लेते हैं जब आर्टिकल ने बोल दिया जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, तो सर ये बता दीजिए गुड्स क्या क्या है, हमें पता चल जाएगा ये गुड्स है, तो गुड्स को छोड़ के सभी क्या है, सर्विसेज। किसने लिखा है, आर्टिकल नंबर 366 26 है, 12A में जीएसटी का मीनिंग है, 26A में सर्विसेज का मीनिंग है। सर गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन है। बोलो मेरे साथ, सेक्शन 2, हर एक्ट का सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन होगा ऑलरेडी, आप फाइनल लेवल तक चले जाएं, हर एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 में डिफाइन होगा। तो ऐसी जीएसटी की डेफिनेशन, जीएसटी में जो टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही डिफाइन है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 बात करता है गुड्स क्या है, व्हाट इज गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन क्या है। कुछ चीज इंक्लूड करेंगे, कुछ चीज एक्सक्लूड करेंगे, ऐसी करो, कुछ चीज इंक्लूड करेंगे, कुछ चीज एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूड क्या क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे गुड्स, देखते हैं गुड्स मींस कुछ चीज इंक्लूड करता है, कुछ चीज एक्सक्लूड करता है। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, ये भी गुड्स है, ये मूव हो सकता है, ये भी गुड्स है। ठीक, ये मूव नहीं हो सकती, ये मूव नहीं हो सकती, ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना ये वर्ड, ये मूव नहीं हो सकती, तो ये गुड्स नहीं है। ओके सर,
तो ये क्या बन गई, सर्विसेज बन गई। जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। तो सबसे मेन क्वेश्चन ये अराइज हुआ, वेदर सेल्स ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट्स इज अंडर या कंसिडर इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। बताइए मेरे को, बताइए, अगर हम सेल्स करते हैं लैंड का, प्रॉपर्टी का, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ये सर्विसेज आ जाएगा, सर्विसेज हो जाएगा ना, क्योंकि आर्टिकल नंबर 366 26 ए कहता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। और पढ़ते हैं गुड्स क्या नहीं है, कुछ चीज एक्सक्लूड करेंगे, मतलब मनी और सिक्योरिटी क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे। तो अगर हम मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई सिक्योरिटी ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो गुड्स नहीं है, क्या बन जाएगा, सर्विसेज। पढ़ा ना आर्टिकल नंबर 366 26 ए में, ठीक है। और कुछ चीज इंक्लूड करेंगे, एक्शनेबल क्लेम्स पढ़ेंगे, क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको याद आ रहा होगा। ये दो चीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से ली है, ठीक, ये तो आपको पता होंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड, ये भी सेल्स या ये भी गुड्स का पार्ट होगा। तो गुड्स में कुछ चीज इंक्लूड करेंगे, कुछ चीज एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे ऑल इमूवेबल, इमूवेबल नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगी, सर्विसेज। तो ऑल मूवेबल, ऐसे याद रखना, पेन घुमाया था सर। तो गुड्स क्या है, गुड्स मींस ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। अदर देन मनी और सिक्योरिटी, पैसा और सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, तो सर्विसेज हो गई। तो तीन चीज सर्विसेज हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, सिक्योरिटी, क्योंकि जो गुड्स नहीं था वो सर्विसेज था, और गुड्स केवल मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो देयरफॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, तो वो सर्विसेज है अभी तक के डेफिनेशन के हिसाब से। और मनी और सिक्योरिटी भी एक्सक्लूड कर दी गुड्स से, तो ये दोनों भी सर्विसेज हैं, ठीक है सर। सर एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, मैं बता दूं, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये ट्रांजैक्शन को एक्शनेबल क्लेम्स कहते हैं। इवन तो कुछ ट्रांजैक्शन जो सन्नी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बिल्स रिसीवेबल्स हैं, वो भी आपके एक्शनेबल क्लेम्स हैं, बट ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है जानना कि एक्शनेबल क्लेम को एक्सटेंडेड वे में जानिए। मैंने एग्जांपल दे दिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है, ओके सर। अब हम सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो आर्टिकल नंबर 366 26 ए में, एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। बट गलती हो गई जीएसटी वालों से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हुए। अब दोबारा तो अमेंड करेंगे नहीं, क्योंकि 2014 से लेके चले थे, तो 2017 में जीएसटी आया, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते करते कहीं फिर से 3 साल ना लग जाए, तो इन्होंने जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करी बाय वे ऑफ सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसमें बोलो सेक्शन 2 सबसेक्शन 102, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसमें बोला गया सर्विसेज का दोबारा से मीनिंग, क्योंकि एक बार तो हमारे आर्टिकल ने बोल दिया, अब जीएसटी लॉ बोल रहा है कि सर्विसेज क्या है, तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, ये तो हमारा आर्टिकल ही बोल दिया था, ठीक। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी, मनी भी सर्विसेज नहीं है, सिक्योरिटी भी सर्विसेज नहीं है, मनी भी गुड्स नहीं है, सर्विसेज भी गुड्स नहीं है, तो देयरफॉर कंक्लूजन ये निकला, मनी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है, सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है। सब कैसे, थोड़ा सा समझाइए। मनी, मैंने आपको 2000 का नोट दिया और आपसे कहा 500 के 4 नोट दे दीजिए। अगर ये मनी है, ऑलरेडी मनी है ये, और अगर मनी के एक्सचेंज पे हम जीएसटी या गुड्स के सर्विसेज मान लेते हैं इनको, तो हमारा पैसे खुलवाने पे जीएसटी लग जाता, सोचिए। तो इसको हटाया, ना तो ये गुड्स माना ना ही सर्विसेज माना। सिक्योरिटी क्यों हटाया सर? सिक्योरिटी इसलिए हटाया बेटा, सिक्योरिटी इसलिए हटाया क्योंकि वहां पे जिससे सिक्योरिटी आपकी शेयर्स होते हैं, शेयर्स पे ऑलरेडी एक टैक्स है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जब एक टैक्स ऑलरेडी लग रहा है और आपने पढ़ा है कि डबल टैक्सेशन, ये टैक्स ऑन टैक्स हम नहीं लगाएंगे, तो जब एक टैक्स ऑलरेडी लग रहा है एसटीटी, तो यहाँ पे जीएसटी लगाने का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो सर सिक्योरिटीज को और मनी को एक्सक्लूड कर दिया, बट अगर इनसे कुछ फर्दर कंट्रीब्यूशन या कंसिडरेशन आ रहा है तो ये गुड्स और सर्विसेज नहीं, तो ये सर्विसेज माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? सर्विसेज। कैसे सर? मैंने 2000 रुपए दिए,
और वहां से 2000 रुपए आए, मनी टू मनी ट्रांजेक्शन हुई, ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है। मैंने 2050 रुपए दिए, वहां से 2000 रुपए का डीडी आया चल के बैंक से, मैंने बैंक वालों के पास गया और 2050 रुपए दे के बोला कि एक हमें 2000 रुपए का डीडी दे दीजिए। तो ट्रांजेक्शन कितने से कंप्लीट हुआ? 2000 से। 50 रुपए किस पे पहुंच गया? बैंक वाले पे। तो बैंक वालों को वो क्या बन जाएगा? सर्विसेज, क्योंकि बैंक वालों ने 50 रुपीज एडिशनल कंसिडरेशन लिया है, तो सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज बाय द बैंक, तो देयरफॉर 50 रुपीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक। तो उस 50 रुपए पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, और वो सर्विसेज की डेफिनेशन में कंसीडर होगी। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पे सर्विसेज की डेफिनेशन में कि कंसिडरेशन ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। जैसे 50 रुपए बैंक वालों ने चार्ज करा है, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस प्लस लिखा है, तो मतलब ये सर्विसेज बन जाएगा। समझते हैं? अभी तक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल पढ़े? एक पढ़ा 366(12) है, एक पढ़ा 366(26) है, एक पढ़ा सीजीएसटी का 2 सबसेक्शन 52 जिसने गुड्स का डेफिनेशन बोला, एक पढ़ा 2 सबसेक्शन 102 जिसने सर्विसेज का मीनिंग बोला। गुड्स क्या है? गुड्स हमारा कुछ चीज इंक्लूड करेंगे, कुछ चीज एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड करेंगे मनी और सिक्योरिटी, और कुछ चीज इंक्लूड करेंगे 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग अटैच्ड टू द लैंड, और एक चीज एक्शनेबल क्लेम, ये भी गुड्स मानेंगे। ठीक, सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। समझ में आ गई ना? तो गुड्स जो अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, जो मनी नहीं है वो सर्विसेज है, जो सिक्योरिटी नहीं है वो सर्विसेज है। तो मनी को गुड्स की डेफिनेशन से भी निकाल दिया, सर्विसेज की डेफिनेशन से भी निकाल दिया, सिक्योरिटीज को गुड्स की डेफिनेशन से भी निकाल दिया, सर्विसेज की डेफिनेशन से भी निकाल दिया। ओके सर, बट सर्विसेज में एक चीज और इंक्लूड करी गई, कोई अगर सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ है इन कन्वर्जन ऑफ मनी या इन ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक सर, सर्विसेज या सिक्योरिटीज के केस में सेपरेट कंसिडरेशन बेटा ब्रोकरेज, जो आपका इंटरमीडिएटरी या जो आपका जिस पे आप ट्रेडिंग करते हो जिस प्लेटफॉर्म पे, वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो डेफिनेटली उस पार्ट पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो एडिशनल कंसिडरेशन ले रहा है उस ग्रुप में। ओके सर, सर ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, वेदर सेल्स ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट्स इज अंडर डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी आई है, तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? देखते हैं। सर्विसेज की डेफिनेशन कहती है एनीथिंग अदर देन गुड्स। हाँ, गुड्स ने इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ी तो वो सर्विसेज की डेफिनेशन में फॉल कर गई। तो अगर मैं ये बिल्डिंग अपनी बेचता हूं तो इस पे जीएसटी लग जाएगा, अभी तक जो हमें समझ में आ रहा है। बट ये गलती फिर दिखी गवर्नमेंट को डेफिनेशन का चैप्टर बनाने के बाद, और इसको शेड्यूल्स होते हैं, 3 शेड्यूल है जीएसटी में, तो जीएसटी का 3rd शेड्यूल कहता है ये जो लिस्ट है इसको नाम नेगेटिव लिस्ट, इसको कहता है नेगेटिव लिस्ट, इनको तो नाम सप्लाई सर्विसेज मानेंगे ना सप्लाई गुड्स मानेंगे। तो एंट्री किसमें करी गई? शेड्यूल नंबर 3 में, और वो लग गया सेल्स ऑफ लैंड, सेल्स ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बताऊंगा क्या है सप्लाई के चैप्टर में, बहुत अच्छी तरह बताया। सेल्स ऑफ लैंड, सेल्स ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या मानेंगे? इसको ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सर्विसेज मानेंगे। तो अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूं तो क्या लगेगा? आज भी स्टैम्प ड्यूटी ही लगेगा, और लगता भी है। अगर आपने रिसेंट कोई प्रॉपर्टी बेची होगी तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पे। अगर एंट्री शेड्यूल नंबर 3 में नहीं लिखी होती तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेते, और इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पे क्या लग जाता? मेरा जीएसटी लग जाता। ठीक बेटा, ओके, ये यहाँ पे इतना समझ में आ गया। तो क्या नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी, शेड्यूल नंबर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, डिस्कसिंग सप्लाई चैप्टर, बहुत तोड़ के समझाया बेटा, बहुत तोड़ के। अच्छा, अभी तक क्या पढ़ा उसको कंक्लूड करता है, अभी तक का रिवीजन। अभी तक हमने पढ़ा ये 2 एंट्री और रह गई, इसको भी पढ़ा देता हूँ। हाँ, आर्टिकल नंबर 246A जिसने बोला पावर टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी के रिगार्डिंग कौन लॉ बनाएगा? हमने एंड उसमें पढ़ा था, आर्टिकल 246 में ही पढ़ा था,
जो एंट्री नंबर 6 के साथ पढ़ा था हमने, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 2 में सेंट्रल नहीं स्टेट बनाता है, लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसको अमेंड करा, 246A लाए और बोला कि जीएसटी के रेस्पेक्ट में कौन लॉ बनाएगा। तो बोला गया पावर टू मेक लॉज, वहां पे कौन बनाता, लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट 3 में सेंटर और स्टेट मिलकर बनाते थे। यहाँ पे भी ऐसी लिस्ट नहीं आई, बट इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आई यहाँ पे। तो इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो कौन लॉ बनाएगा, सेंटर भी आएगा पिक्चर में और स्टेट भी पिक्चर में आएगा। ठीक, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही पिक्चर में आएंगी, क्योंकि 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए। अब ये नहीं पता 2 स्टेट लड़ रहे आपस में, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ले भी करेगा वहां पे टैक्स इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में। ओके सर, तो आर्टिकल नंबर 246 जो पहले पढ़ा था, जिसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 थी, जिसमें से हमने सेल्स टैक्स और सीएसटी का मीनिंग निकाला था। एंट्री नंबर 56 में तो सेल्स टैक्स था, 92A में सीएसटी था, वहां से दोनों को अमेंड करा और आर्टिकल 246 ही अमेंड करा। जो कॉन्स्टिट्यूशन 101 में जो आर्टिकल अमेंड हुए थे उनकी बात चल रही है। तो लिखा गया अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटर स्टेट होगी तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, ये लिखा गया, क्योंकि वहां 2 स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। 269A में क्या लिखा गया, इंटर स्टेट सप्लाई का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बोला गया लेवी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, रखेगा कौन, रखेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसमें, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट भी कौन सा बेटा बताओ जल्दी से, डेस्टिनेशन स्टेट सर, क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन लॉ। डेस्टिनेशन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सर अभी जेनेसिस में भी पढ़ा था जीएसटी काउंसिल का नाम, कि प्रेसिडेंट ने 12 सितंबर 2017 ऑनवर्ड्स एक काउंसिल बनाई, उसको जीएसटी काउंसिल कहते हैं। हाँ बेटा, इस जीएसटी काउंसिल का काम रिकमेंडेशन है देना, किसके रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग। जैसे इस सप्लाई पे क्या रेट ऑफ टैक्स होगा इसको बेचने पे, ठीक, छोटे व्यापारियों के लिए क्या थ्रेशोल्ड्स होंगी, क्या क्या रिटर्न्स होंगे, जीएसटी में कोई भी पत्ता हिलेगा इस कमेटी या इस काउंसिल के अकॉर्डिंगली हिलेगा। तो इसको आर्टिकल में डाला गया, आर्टिकल नंबर 279A, बोला गया जीएसटी काउंसिल इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। बट मैं बताऊं ना आपको, ये रिकमेंडेटरी मैंडेटरी बॉडी है, जो बोलती है वही होता है जीएसटी में। तो बोला गया बट पावर इसको रिकमेंडेटरी है। बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 279A में एम्पावर गया प्रेसिडेंट को कि जीएसटी काउंसिल एस्टैब्लिश करे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे बैठेंगे और स्टेट के बंदे बैठेंगे। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या होंगे, रिकमेंडेशन देंगे टू सेंटर और स्टेट रिगार्डिंग टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस, थ्रेशोल्ड लिमिट। अपने को टैक्स रेट्स क्या क्या एप्लीकेबल है जीएसटी में, 5%, एक 0% भी है, एक निल रेटेड भी है। ठीक, यही हमारे टैक्सेस रेट होते हैं। आपको एमसीक्यू के लिए ये आ सकता है, कितने रेट ऑफ टैक्स हैं जीएसटी में, लिख लीजिए आप। तो एक तो निल रेटेड होता है, 0 रेटेड 5%, 12, 18, 28, 28 प्लस सेस, ये प्रीमियम और लग्जरी सर्विसेज पे या गुड्स पे लगते हैं। तो ये रिकमेंडेशन देंगे सबके रिगार्डिंग जीएसटी में, जैसे टैक्स रेट हो गया, एग्जेम्पशंस क्या क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, और सभी के लिए रिकमेंडेशन देंगे। मेंबर मैंने बोला कुछ तो स्टेट के बंदे होंगे, कुछ सेंटर के बंदे होंगे। सेंटर के 2 बंदे बैठेंगे, एक तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जो होंगी चेयरपर्सन इस जीएसटी काउंसिल की। एक होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये स्टेट समझ के आप ये मत समझ लेना स्टेट गवर्नमेंट का बंदा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पोजीशन होती है। तो 2 सेंटर के बंदे बैठेंगे, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तीसरा मैंने बोला सेंटर के भी बैठेंगे, स्टेट्स के। तो स्टेट्स के कौन कौन मिनिस्टर्स बैठेंगे, स्टेट्स के मिनिस्टर बैठेंगे, हर स्टेट का एक मिनिस्टर बैठेगा, जो कि मिनिस्टर होगा या तो अपने फाइनेंस में, फाइनेंस, या अपने स्टेट के टैक्स में मिनिस्टर होगा, या कोई अदर डिपार्टमेंट भी संभालता होगा तो भी चलेगा। ओके सर, अब इन पे वोटिंग पावर क्या होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग पावर, मतलब 33%। सभी स्टेट्स के पास 2/3 पावर होगा, मतलब 77%। ठीक है सर।
क्वारम कितनी होगी, हाफ मेंबर अगर आ जाएंगे टोटल में से तो मान लेंगे क्वारम पूरी है। डिसीजन कितने लेंगे, 3/4 मतलब 75। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट देखें तो वो भी एलिजिबल नहीं है पूरा एक डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि 33% पावर है। सभी स्टेट अगर मिल जाए तो वो भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उन पर 66% पावर है। सभी स्टेट्स के पास 66% है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाँ सॉरी मैंने यहाँ 73 बोल दिया, 77 66 आएगा बेटा, 66% सभी स्टेट्स के पास पावर है। तो ना सभी स्टेट मिलके एक लॉ पास कर सकते, ना सेंटर 33% के साथ, दोनों मिलेंगे तो ही एक लॉ पास होगा। मतलब जीएसटी में कोई रिकमेंडेशन जाएगा थ्रू जीएसटी काउंसिल। ओके, तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए, ये मैंने बताया 33% और 66% का। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन तो बहुत सारी दी है, बट आपके लिए 2 रिकमेंडेशन लगनी है। पहली, क्या क्या स्पेशल स्टेट्स होंगे ये रिकमेंड करा जीएसटी काउंसिल ने, उनको स्पेशली ट्रीट करा जाएगा जीएसटी में, ऐसा बोला। दूसरा, क्या क्या प्रोडक्ट्स पे अभी के लिए जीएसटी नहीं है, ऐसा भी बोला। तो 2 रिकमेंडेशन याद रखनी है, एक तो स्पेशल स्टेट्स क्या होंगे और किन प्रोडक्ट्स पे आज जीएसटी हम नहीं लगाने वाले। तो बोला असम स्पेशल स्टेट्स होगा, एपी आंध्र प्रदेश होगा, जेएनके होगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये क्या होंगे, ये हमारे स्पेशल स्टेट्स होंगे जीएसटी में, आपको याद रखना है, ये हमारे स्पेशल स्टेट्स होंगे। जीएसटी काउंसिल ने ऑल्सो रिकमेंड करा कि इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आज के समय में जीएसटी नहीं है। तो अल्कोहलिक लिकर को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की डेफिनेशन से हटा दिया आर्टिकल नंबर 366(12) ए में से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आर्टिकल नंबर 279 ए में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया कि इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक जीएसटी काउंसिल को लगता है तब तक नहीं है। कब तक ये डेट, कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैसेस। क्रूड ऑयल जो पेट्रोल बनने का रॉ मटेरियल होता है उसे क्रूड ऑयल कहते हैं, पेट्रोल तो आपको पता है, डीजल आपको पता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो आपकी फ्लाइट्स में डलता है, लास्ट आपकी गैसेस जो आपकी सीएनजी गैस होती है, तो नेचुरल गैसेस। क्या सर जो हाउस में गैस यूज होती है जैसे सिलेंडर में होती है उस पर जीएसटी है, हाँ उस पर जीएसटी है। ये नेचुरल गैस जो आपकी सीएनजी में भरी जाती है वो ये नेचुरल गैस है। तो आप कभी भी आपका सिलेंडर या कोई बिल आता है तो उस पर देखना सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ होता है। ओके सर, यहाँ पे आपका कंक्लूड हो जाता है चैप्टर 1। मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे रिवाइज करना है चैप्टर 1 के लिए, क्या क्या याद रखना है और टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपको क्या क्या कंसीडर करना है। 5 मिनट में हम रिवाइज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे आँख कान खोल के सुन लो तो समझिए। पहले हमने पढ़ा टैक्स की डेफिनेशन। टैक्स बोला प्रिक्वेनरी मतलब फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिविजुअल, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, इट इज अनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। अगर आप नहीं बोल रहे ना मेरे साथ तो समझना आपको पास नहीं होना है अटेम्प्ट में, ठीक। टैक्स ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कंसेप्ट क्या क्या थे जीएसटी से पहले, उनका टैक्सेबल इवेंट क्या था, एक बार दोहरा लेते हैं। सेल्स और वैट का टैक्सेबल इवेंट क्या था, इंट्रा स्टेट सप्लाई या सर्विसेज या सेल्स करने पे क्या लगेगा, वैट या सेल्स टैक्स लगेगा। सीएसटी लगता था इंटर सेल करने पे, एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे और सर्विस टैक्स लगता था ऑन प्रोवाइड टू प्रोवाइड द सर्विस प्रोवाइड करने पे। फिर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट निकल गया है सप्लाई गुड्स का, सप्लाई सर्विसेज का, या दोनों भी उस पे जीएसटी लगेगा। जेनेसिस में हमको याद रखना था 1 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने अपनी असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा, जो आर्टिकल 246 में एंड लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 थी वो अमेंड हुई। तो 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ऑन 1 7 2017 ऑनवर्ड्स इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। इंडिया डुअल स्ट्रक्चर्स है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर है और स्टेट है, तो देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट मिलके ही टैक्स लगाएंगी जीएसटी में भी। फिर हमने देखा अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो हमें पता है स्टेट्स कौन सा है, तो उस केस में सेंटर और स्टेट दोनों मिलके टैक्स लगाएंगे। अगर ट्रांजैक्शन इंटर है तो उस केस में वही केस आता जो हमारा सीएसटी में आया था, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी। फॉर्म लेवी करेगी सेंटर,
कलेक्ट करेगी सेंटर बट रखेगी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये कहाँ लिखा है? ये आर्टिकल नंबर 269 एक सेकेंड मुझे भी एकदम स्लिप हो गया। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 269 ए में ये पॉइंट लिखा हुआ है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा, ये डुअल लेवी हो गया। फिर हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसमें हमने पढ़ा आर्टिकल 366(12)A। आर्टिकल 366(12)A में जीएसटी का मीनिंग डिफाइन हुआ। जीएसटी को बोला जीएसटी एज टैक्स, जीएसटी एज टैक्स इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ, ठीक, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन। समझ में आ रहा हो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? 366(26)A में सर्विसेज का मीनिंग बोला एनीथिंग अदर देन गुड्स, इट इज अ सर्विसेज। अब गुड्स क्या है? तो गुड्स को सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड हुआ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में गुड्स का डेफिनेशन बोला। गुड्स में कुछ चीज इंक्लूड करेंगे, कुछ चीज एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे मूवेबल ट्रांजैक्शन या मूवेबल प्रॉपर्टी, और एक्सक्लूड करेंगे मनी सिक्योरिटी। कुछ चीज और इंक्लूड करेंगे, 3 चीज, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग अटैच्ड टू द लैंड, ठीक है। सर्विसेज का मीनिंग क्या है? 366(26)A तो आर्टिकल ने बता दिया एनीथिंग अदर देन गुड्स, पर जीएसटी लॉ में भी सर्विसेज का मीनिंग डिफाइन हुआ। बोलो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 यस में सर्विसेज का मीनिंग डिफाइन हुआ और बोला एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। तो मनी सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है, बट अगर आपने एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज करा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी और सर्विसेज तो इस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेंगे। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है तो सर्विसेज बन जाती, बट सर्विसेज की डेफिनेशन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो देयरफॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस बन गई, ये सर्विसेज की डेफिनेशन में आ गई। तो जब ये सर्विसेज बन गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पे आज भी स्टैम्प लगता है। गवर्नमेंट ने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पे स्टैम्प ड्यूटी है, तो देयरफॉर जीएसटी नहीं होना चाहिए। इस कारण से, क्योंकि डबल टैक्सेशन है, टैक्स ऑन टैक्स गवर्नमेंट जीएसटी में नहीं लगाएगी, तो इस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पे क्या लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो इसको कहां पे? शेड्यूल नंबर 3 में बोला सेल्स ऑफ लैंड या सेल्स ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट वे क्या नहीं है, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल पढ़े, जिसमें आर्टिकल था 246A, पावर क्या है जीएसटी को लगाने की। तो इंटर पे कौन लगाएगा? सेंटर। इंटर पे कौन लगाएगा? सेंटर और स्टेट, इतना ही था। फिर क्योंकि 246 आपको पता है कहां से चल रहा है, 1950 से, जो मैंने पहले बताया था आपको। 269 में इंटर स्टेट पे कैसे कैसे टैक्स लगेगा, लेवी करेगा सेंटर, कलेक्ट करेगा सेंटर, रखेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में एक रिकमेंडेटरी बॉडी बनाई, जिसमें बोला गया 2 मेंबर बैठेंगे, कुछ स्टेट के बैठेंगे, कुछ सेंट्रल के बैठेंगे। सेंट्रल के कौन कौन बैठेंगे? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बैठेंगे, दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन दोनों के पास कितनी पावर होगी? 1/3, मतलब 33%। और कुछ मिनिस्टर्स बैठेंगे अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, एक एक मिनिस्टर स्टेट से आएगा, जो कि क्या होल्ड करता हो, पोजीशन होल्ड करता हो फाइनेंस में या टैक्स में या अदर भी कोई भी पोजीशन होल्ड करता हो, तो भी वो यहाँ आके बैठ सकता है, जो जिस स्टेट का होगा। इन सभी स्टेट्स पे कितनी पावर होगी? 2/3, मतलब 66% पावर होगी। और यहाँ डिसीजन कितनी पावर से लिया जाएगा? यहाँ डिसीजन 75%, मतलब 3/4 पावर से लिया जाएगा। तो ना सेंटर के पास पावर है, ना सभी स्टेट के पास पावर है कोई भी डिसीजन को पास करने का। यहाँ क्वारम कितनी होगी? 1/2 क्वारम होगी यहाँ पे। उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने 2 चीज रिकमेंडेशन करी है आपके लिए, बट करी तो बहुत सारी है, आपके लिए 2 हैं। सबसे पहला, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स मानेंगे, जिसमें आता है असम, आंध्र प्रदेश, आपका जेएनके, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। कुछ पार्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी एक्सक्लूड करा है जीएसटी में, जो कि फर्स्ट है क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल एंड लास्ट नेचुरल गैसेस, सीएनजी, जो आप गाड़ी में भरवाते हो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 यहाँ कंक्लूड होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा।
अब आपके टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन रह गए हैं, जो कि मैं इसके बाद ही स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको फिर कंक्लूड करूँगा क्लासेस को। मैंने रिवीजन इतना अच्छा ले लिया है तो टेस्ट ऑफ नॉलेज का मैं पढ़ पढ़ के नहीं समझाऊंगा, मैं जल्दी जल्दी निकालता रहूँगा। आप पेज आ जाइए, आई थिंक पेज 36। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स का कराया हुआ है, मगर ये May 22 का ही है क्वेश्चन बैंक, तो आप सोचना मत कि आपको पुराना पढ़ाया जा रहा है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बता सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स मैं बता देता हूँ, इसको मैंने भी नहीं बताया अभी तक। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स आपका लगता है इनकम पे, इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगता है सप्लाई पे। जीएसटी में सप्लाई पे लगता है ना सर, यहाँ इनकम पे कैसे लगता है? आपने डीटी मतलब इनकम टैक्स में पढ़ा होगा। पीजीबीपी के केस में आप नेट इनकम कैलकुलेट करके लाते हो आफ्टर द डिडक्शन अलाउ और डिसअलाउ करके, फिर उस पे इनकम टैक्स लगाते हो। सैलरी के केस में सैलरी पे लगेगा, एचपी के केस में एचपी पे लगेगा 30% डिडक्शन काटने के बाद, एंड ऑल दैट आपको सब पता है इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स आपका लगता है किस पे? इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगता है सप्लाई पे। इनकम टैक्स का एग्जांपल है, बोलो इनकम डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, पहले वेल्थ टैक्स भी होता था। इसका एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम आज के समय में। वैसे बहुत सारे वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स आपको सब पता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, एन्यूमरेट्स मेजर टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बता दिए, एग्जांपल्स बताने उसको। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको मैं हेडिंग से बता देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन बना तो डायरेक्ट बनेगा, इसमें आपको चार ये पॉइंट या 5 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। तो क्या है? इट इज एन क्या है? एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बहुत अच्छी बात है। एंड टैक्स ऑन कमोडिटीज और सर्विसेज, शिफ्टिंग हो जाता है बर्डन, बता देता हूँ कैसे। देखो, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, भाई साहब ये गुड्स है, ये गुड्स है, ये मेरा लैपटॉप गुड्स है। तो ऐसे तो बहुत सारे गुड्स हैं दुनिया में। भारत में की बात करते हैं, भारत में ये जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी गुड्स है, बहुत सारी टी शर्ट्स भी गुड्स में आती हैं। तो सर इन सबको देखने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, मैंने बोला सेंट्रल और स्टेट करती हैं। तो सर ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं हो गया? इन सब पे अगर जीएसटी लगाते हैं तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा तो सेल करने से ही मिल रहा है। अगर हम कुछ चीज ये बोतल में सेल कर रहा हूँ तो इस पे क्या काटूंगा मैं? जीएसटी काटूंगा, जीएसटी चार्ज करूंगा, तो इसका पेमेंट किसे करूंगा? गवर्नमेंट को करूंगा। तो सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है सोर्स ऑफ रेवेन्यू? यस, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। सर इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब इसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा सर? बताता हूँ। आई एम अ कस्टमर, ठीक, जीएसटी का बर्डन अल्टीमेट किस पे पड़ता है? कस्टमर पे पड़ता है, ये याद रखना। सर हमने तो ये पढ़ा है कि जीएसटी सबको देना पड़ता है, हर चेन में देना पड़ता है, ट्रेडर को भी देना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को भी देना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है। बट ये ट्रेडर लोग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या ले लेती हैं? आईटीसी ले लेती हैं उस पर। क्या ले लेती हैं? आईटीसी ले लेती हैं उस पर। हाँ सर आईटीसी तो ले लेती हैं। तो ये लोगों को अपना पिछला जो टैक्स दे के आए उसका क्रेडिट मिल जाता है, बट कस्टमर जो टैक्स दे के आया उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो देयरफॉर जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ता है? कंज्यूमर पे या कस्टमर पे पड़ता है। बट सर टैक्स का पेमेंट कौन करता है? टैक्स का पेमेंट कस्टमर नहीं करता, टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है, रिटेलर कर रहा है, होलसेलर कर रहा है अपनी सप्लाई पे। तो देयरफॉर कस्टमर ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किसको? सप्लायर को। तो इसलिए इसको शिफ्टिंग ऑफ बर्डन भी कहते हैं, जिसमें कस्टमर मतलब रिसिपिएंट। एक चीज और लिखवा देता हूँ, कहीं लिख लीजिए गोल्डन रूल जीएसटी में। रिसिपिएंट कौन होगा जीएसटी में? जो कि पेमेंट करेगा वो रिसिपिएंट होगा, ठीक। आपको 3-4% दे देंगे और बोलेंगे रिसिपिएंट कौन है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो जिसके यहाँ से पेमेंट निकल के जा रहा है वो रिसिपिएंट है, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच लीड टू नीड फॉर adhering into जीएसटी regime। डेफिशिएंसी तो आप बोल देंगे, 4 तो टैक्स का डेफिशिएंसी था, 2 अदर डेफिशिएंसीज था।
एक्साइज का क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को नहीं, सेल्स सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वाले को नहीं, वैट वाले का क्रेडिट सर्विस टैक्स को नहीं, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं, ऑक्टा का क्रेडिट किसी को नहीं। एक ही ट्रांजैक्शन पे दो टैक्स लग रहे हैं, एक्साइज भी लग रहा है और वैट भी लग रहा है। चलो वैट लग रहा है मगर टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है। डबल टैक्सेशन था आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में, तो फिफ्थ हो गया। डिस्कस द ड्यूअल जीएसटी मॉडल, बताया था फेडरल है, बताएंगे आप वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, सेंटर भी लगाएगी स्टेट भी लगाएगी, एंड इंटर और इंट्रा को डिस्क्राइब करके आ जाएंगे। लिस्ट द सेंटर एंड स्टेट लेवीज व्हिच हैज बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। मैंने बोला था इस क्वेश्चन को मैं आपको टेस्ट ऑफ नॉलेज के साथ करवाने वाला हूं। तो देखिए इस सेंट्रल के कुछ टैक्स मर्ज हुए जीएसटी में, जिनमें से पहला है आपका, एक सेकंड, जिसमें से पहला आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज नहीं लगता प्रोडक्शन पे, जीएसटी लगता है सेल्स पे, ठीक। सर्विस टैक्स नहीं लगता, जीएसटी लगता है। एक्साइज ड्यूटी, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये भी एक एक्साइज ड्यूटी होता था रेस्पेक्टिव गुड्स पे। सीवीडी और स्पेशल सीवीडी मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। ये कस्टम होता है सर, कस्टम भी नहीं लगता आजकल, लगता है कस्टम आज भी है, बट आपका सीवीडी और स्पेशल सीवीडी हट गया है यहाँ से। सर ये होता क्या है, जैसे हमने ये पेन इंडिया में नहीं बनता जो लैपटॉप पे लिखते हैं, ये इंपोर्ट करा जाता है यूएसए से। तो जब हम इसे इंपोर्ट करेंगे यूएसए से, तो अर्लियर टैक्स रिजीम में अगर हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में तो क्या लगता है एक्साइज, इसे बेचते तो क्या लगता है वैट। तो देयरफॉर वहां से गुड्स आ रहा है, वहां की गवर्नमेंट ना तो मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगा रही, ना सेल्स टैक्स या वैट लगा रही, क्योंकि वहां ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं। तो सर ये गुड्स जब चल के आया तो वहां पे टैक्स तो लगा नहीं, तो इंडिया में क्या लग गया, कस्टम ड्यूटी लग गई। बट एक दो ड्यूटी और लगती थी, सीवीडी और स्पेशल सीवीडी। सीवीडी लगती थी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एंड स्पेशल सीवीडी लगती थी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ वैट, ठीक, इंपोर्ट करने पे। ठीक है बेटा। तो देयरफॉर अब स्पेशल सीवीडी और सीवीडी भी सबस्यूम हो गई हैं जीएसटी में। सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसे हम सीएसटी कहते हैं वो भी हट गया। सेंट्रल सरचार्ज सेसेस, हाँ सर्विस टैक्स के साथ साथ कुछ सेस लगते थे, स्वच्छ भारत सेस, वो भी सबस्यूम हो गए जीएसटी में। तो सेंट्रल लेवल पे ये टैक्स सबस्यूम हुए हैं। स्टेट लेवल पे क्या क्या टैक्स सबस्यूम हुए हैं, स्टेट लेवल पे टैक्स सबस्यूम हुए हैं सरचार्ज सेसेस स्टेट्स के। एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि आपका थिएटर्स में लगता है, थिएटर्स में जाने के लिए आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, ये भी हट गया। एंट्री टैक्स और परचेज टैक्स, परचेज टैक्स हमने बताया वो एंट्री नंबर लिस्ट 2 में एंट्री नंबर कौन सा था, 54 में लिखा था ना, वो भी हट गया है सर, उसकी जगह जीएसटी लगता है। वैट एंड सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ हट गए हैं। इसमें से आप याद रख सकते हो, इतना कोई भारी नहीं है, सब कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और क्या क्या है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द कॉमन जीएसटी पोर्टल, ये आप याद रखना, जीएसटी पोर्टल होता है जीएसटी, एक सेकेंड, gst.gov.in, ये कॉमन पोर्टल होता है जिसपे हम रिटर्न फाइल करते हैं, सेल्स टैक्स का पेमेंट करते हैं, मतलब जीएसटी का पेमेंट करते हैं। ये कॉमन पोर्टल है, इसको आप देख लेना। द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन किस पे, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, बता देना किसने मना करा, आपकी रिकमेंडेटरी बॉडी जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल नंबर बताओ, 279 ए में मना करा है इसको। सर एलोबरेट द प्रिंसिपल दैट वर बोर्न इन माइंड व्हाइल सबस्यूमिंग वेरियस सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवीज अंडर जीएसटी, ये भी मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ प्रीवियसली। जीएसटी सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बाकी सब ठीक है। आर्टिकल 279 जीएसटी काउंसिल अच्छी तरह बता चुका हूँ। अब जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं, क्या क्या पढ़ा है। टैक्स क्या, पेक्यूनियरी बर्डन है, नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट एंड फोर्स कंट्रीब्यूशन। फिर हमने पढ़ा डुअल स्ट्रक्चर्स है, सेंट्रल और स्टेट दोनों कलेक्ट करेंगे। जेनेसिस ऑफ जीएसटी में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने सेंड दी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, फिर प्रोविजन याद रखना है आपके आर्टिकल्स के,
जो कि है 36012 जिसमें जीएसटी बोला। जीएसटी क्या है? टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज है दोनों के करने पे लगता है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर्विसेज का मीनिंग डिफाइन हुआ 36026A में, जिसमें बोला गया सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। गुड्स का मीनिंग डिफाइन हुआ सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, जिसमें बोला गया कुछ चीज इंक्लूड करेंगे कुछ चीज एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड करेंगे मनी और सिक्योरिटी, और कुछ चीज इंक्लूड करेंगे एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्राफ्ट्स, थिंग अटैच्ड टू द लैंड। सर्विसेज का मीनिंग आर्टिकल नंबर 36626A में तो बोला था, बट यहाँ पे भी बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में क्या बोला? एनीथिंग अदर देन गुड्स और मनी और सिक्योरिटी क्या होगी? सर्विसेज होंगी। इस कारण से इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन गई थी? सर्विसेज बन गई थी। देयरफॉर शेड्यूल नंबर 3 में बोला गया सेल्स ऑफ लैंड, सेल्स ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे क्या नहीं है? इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ना सप्लाई गुड्स, ये सर्विसेज भी नहीं कराएंगी ना गुड्स कराएंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल नंबर 246A जो हमारा सीएसटी से आया था, तो उसको अमेंड करा और बोला सेल्स पे क्या लगेगा? इंटर स्टेट सेल है तो आईजीएसटी लगेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के पास पावर है। फिर 269A आया, बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट सप्लाई को कैसे डिफाइन करेगी, तो उस पे लेवी कौन करेगा? सेंट्रल करेगी। इंटर स्टेट सप्लाई पे कलेक्ट सेंट्रल करेगी, रखेगी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल ने बोला है 50-50% सेंट्रल ले, 50% स्टेट ले, डेस्टिनेशन स्टेट इसका पैसा ले। जीएसटी काउंसिल 217A आर्टिकल बोलता है जीएसटी काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, कुछ सेंटर के बंदे कुछ स्टेट के बंदे। सेंटर के 2 बंदे, यूनियन मिनिस्टर जो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट क्या थी? स्टेट का बंदा नहीं है और ये सेंटर का बंदा है। इन दोनों के पास कितनी पावर होगी? 33% पावर होगी। और सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स के पास, मतलब जो कि जीएसटी में आएंगे, हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर आएगा, जिन सभी मिनिस्टर्स के पास पावर होगी 66%। हाफ पे क्वारम मान लेंगे और डिसीजन 75% मिलेंगे। ना तो इसके पास सेंटर के पास फुल डिसीजन की पावर, ना सभी स्टेट्स के पास। जीएसटी में आपके लिए 2 चीज रिकमेंडेटरी हुई हैं, एक तो स्पेशल स्टेट्स जो कि आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, एचपी, हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड और जेएनके, मणिपुर, ये लोग हैं। और रिकमेंडेशन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे दिए, इन पे जीएसटी नहीं है जब तक जीएसटी काउंसिल नहीं कहती। कौन कौन? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और लास्ट नेचुरल गैसेस। इसी के साथ इसको क्लोज करते हैं। आपको समझ में आया होगा, लाइक सब्सक्राइब जो भी होता करिए। जिस भी स्टूडेंट को जीएसटी में प्रॉब्लम है उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, और इस एग्जाम में 100% दे के आइए। 35+ का टारगेट है। सभी इसके लेक्चर सुनने के बाद सभी टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन जैसे मैंने करवाए वैसे ही करते जाइए, और आंसर और उसके हिंट भी पढ़ते जाइए। तो बेस्ट ऑफ लक।